वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू किया जाए। तो दोस्तों हम लोगों ने रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में अब तक जो देख लिया था उसमें हम लोगों ने सब कुछ ही देख लिया है। बेसिकली रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में प्रोसेस इज ऑलमोस्ट द सेम एज रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल्स। बस फर्क सिर्फ इतना है कि प्रेफरेंशियल रिडेम्पशंस में थोड़े कानून कायदे ज्यादा थे। अब कानून कायदे ज्यादा क्यों थे? सिंपल सी बात है सर, अगर प्रेफरेंशियल होल्डर्स को पैसे दे रहे हो तो डिबेंचर होल्डर ऑब्जेक्शन लेंगे, है ना, क्योंकि उनको प्रायोरिटी मिलना चाहिए था। अब जब मैं डिबेंचर होल्डर को ही पैसे दे रहा हूं तो उनके ऊपर तो और कोई है नहीं, दे आर लेंडर्स, है ना। सो एज अ रिजल्ट उनके ऊपर है, वैसे सरकार वगैरह है, लेकिन स्टिल मतलब ये प्रायोरिटी होल्डर्स है, मतलब इनको पहले पैसे दिए जाते हैं, तो कोई ज्यादा लीगल ऑब्लिगेशंस यहां पे हमारे सामने नहीं होते। ठीक है, तो वैसा तो सीधा सीधा है, लेकिन इसमें दो तरह के रिक्वायरमेंट आ जाते हैं, वो भी कुछ कुछ कंसर्न्स के केस में। एंड व्हाट इज दैट? डीआरआर एंड डीआरआरआई। ठीक है, तो आपको इसी बात का थोड़ा ध्यान रखना है। ये जो हम लोगों ने पहले देखा था कि किस किस को डीआरआर और डीआरआरआई का रिक्वायरमेंट है। सर डीआरआर का रिक्वायरमेंट सिर्फ इन दोनों को है, ठीक है, और डीआरआरआई का रिक्वायरमेंट इन तीनों को है। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले क्वेश्चन में यह देखना होगा कि क्या इन लोगों को डीआरआर या डीआरआरआई रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। ठीक है सर, कितना है सर? सर यहां पर तो 10% है, ठीक है, जो भी डिबेंचर का अमाउंट है उसका 10%, और यहां 15%, जो भी डिबेंचर का अमाउंट है उसका 15%। ठीक है, ओके। अब जैसे ही मैंने यहां पे ये क्वेश्चन देखा तो सर दो बातें हो सकती है। मे बी मेरे सामने जो क्वेश्चन है उसमें डीआरआर और डीआरआरआई का कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, या क्वेश्चन में मुझे डिटेल से समझ में आ रहा है कि डीआरआर या डीआरआरआई या दोनों का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो चलिए सर, तो मैं अगर यहां पर सिंपल सा केस देखता हूं तो मैं क्या करूंगा? सर मैं यहां पे डिबेंचर होल्डर्स का एक अकाउंट बना लूंगा। ठीक है, ये जो भी पैसा है इसे यहां से ट्रांसफर कर दूंगा टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, यानी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? प्रीमियम आ जाएगा। अगर प्रीमियम आया तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, अब बैंक बैलेंस हो सकता है सफिशिएंट है, हो सकता है ना हो। अगर ना हो तो फिर हमें कुछ ना कुछ बेच बाच के कहीं ना कहीं से तो बंदोबस्त करना होगा। कहीं से भी लाओ पैसा, सब चलेगा। ठीक है, आप शेयर्स इशू करके लाओ, आप लोन लेके लाओ, आप डिबेंचर इशू करो, आप कोई एसेट बेचो, जो करना है करो सर, पैसे लाओ बस। ठीक है, अब ये जो पैसे आए हमारे पास तो उसके बाद हम ये पैसे भाई लोगों को दे देंगे। भाई लोग बोले तो डिबेंचर होल्डर्स, है कि नहीं? तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा जो कि इंस्टीट्यूट को जाहिर सी बात है पसंद नहीं आएगा। समझ में आ रहा होगा आपको? इतना इजी क्वेश्चन तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा ना। तो ये लोग जो क्वेश्चंस पूछने वाले वो कौन सा पूछने वाले हैं? डीआरआर या डीआरआरआई वाले, है ना। तो लेट अस अज्यूम कि यहां पे ये जो कंसर्न है इनको डीआरआर या डीआरआरआई का रिक्वायरमेंट है। अगर ऐसा कुछ है देन इन दैट केस मुझे सबसे पहले ये चेक कर लेना होगा कि क्या सफिशिएंट डीआरआर मेंटेन्ड है या क्या सफिशिएंट डीआरआरआई मेंटेन्ड है। सबसे पहले मुझे ये चेक करना है। ठीक है, नाउ ये केसेस को देखते हुए आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि जिनको डीआरआर रिक्वायरमेंट है उनको तो डीआरआरआई का भी रिक्वायरमेंट है, लेकिन एक ऐसा पर्टिकुलर केस है जहां सिर्फ और सिर्फ डीआरआरआई का रिक्वायरमेंट है, डीआरआर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यह आपको याद रखना होगा। जैसे देखो यहां पर एनबीएफसी एचएफसी अगर लिस्टेड है तो सर इन लोगों को डीआरआरआई का रिक्वायरमेंट है, लेकिन इनको डीआरआर का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो यह बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब लेट अस अज्यूम कि यहां पे डीआरआर और डीआरआरआई रिक्वायरमेंट दोनों है। लेट अस अज्यूम क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो मुझे क्या देखना है? सर ये जो मुझे यहां डिबेंचर का वैल्यू दिख रहा है ना, इसका 10% डीआरआर होना चाहिए। नाउ हाउ मच इज 10%? 5 लाख, है ना। तो हो सकता है कि यहां ऑलरेडी 5 लाख का बैलेंस है जो कि मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। सीधी सी बात है, एक बार सोच के देखो, अगर ये बैलेंस ऑलरेडी है तो सर ये मेरे ओपनिंग बैलेंस शीट में मुझे दिखना चाहिए, है ना। यानी क्वेश्चन में जो मुझे ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं या ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है उसमें मुझे ये डीआरआर दिखना चाहिए। तो मैं कैसे समझूंगा कि ये ऑलरेडी क्रिएटेड है कि नहीं? सर सीधे सीधे क्वेश्चन में देखूंगा डीआरआर का बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है, ओके। अब जरा समझो, सपोज मैं कहता हूं कि यहां कोई ओपनिंग बैलेंस है ही नहीं। ठीक है, तो रिडेम्पशन प्रोसेस बाद में सबसे पहले मुझे डीआरआर का मेंटेन करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे 10% डीआरआर की एंट्री पास करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब ये सिर्फ फॉर्मेलिटी जैसा हो जाएगा, क्योंकि पहले आप डीआरआर की एंट्री पास करोगे
फिर रिडीम करोगे और फिर उसी डीआरआर को क्लोज कर दोगे। ठीक है, जस्ट लोगों का दिल रखने के लिए ऐसा किया जाएगा। ठीक है, तो ये है, ऐसा एक हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि अपने को डीआरआर का ओपनिंग बैलेंस दिया हो, लेकिन कुछ लिमिटेड अमाउंट, जैसे मान के चलो यहां पे मैं कह रहा हूं कि 2 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस है सर। ठीक है, अब अगर 2 लाख का ओपनिंग बैलेंस है, होना कितना चाहिए था? 10%, यानी 5 लाख है कितना? 2 लाख। तो इसका मतलब क्या, मुझे और 3 लाख का प्रोविजन, आई मीन रिजर्व क्रिएट करना होगा और फिर रिडीम करना होगा। ठीक है, ये हो सकता है। इसी तरह से डीआरआरआई कितना होना चाहिए सर? 15%। अब 50 लाख का 15% कितना आता है? 7.5 लाख। तो सर यहां ऑलरेडी कोई ओपनिंग बैलेंस है क्या? यानी ऑलरेडी क्या मैंने कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूं कि सर हम लोगों ने 7.5 लाख का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी करके रखा हुआ है, बल्ले बल्ले, बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है जैसा रिक्वायर्ड है। तो सर रिडेम्पशन के पहले मैं सिर्फ इस इन्वेस्टमेंट को बेचूंगा। अरे भाई इन्वेस्ट किया ही क्यों था? रिडेम्पशन के लिए किया था ना। तो उस इन्वेस्टमेंट को जब रिडेम्पशन की बारी आएगी बेच दूंगा, पैसे आएंगे वो डिबेंचर होल्डर्स को दे दूंगा। ठीक है, तो ये करना पड़ेगा। अब इसके अलावा हो सकता है कि यहां ओपनिंग बैलेंस में आपको कुछ अमाउंट दिया हो, जैसे मान लो यहां पे मैं कह रहा हूं 3 लाख रुपए है। ठीक है, होना कितना चाहिए? 7.5, 15%। अगर सर 3 लाख है तो इसका मतलब मुझे और इन्वेस्टमेंट अभी करना होगा। ठीक है, अब यहां एक बेसिक वाला जो नॉलेज है ना, वो नॉलेज को दिमाग में रखो, बहुत सारा हाई फाई मत सोचो, एकदम सिंपल सा सोचो। देखो बेटा, जब रिजर्व क्रिएट करना होता है तो रिजर्व इज क्रिएटेड फ्रॉम प्रॉफिट्स। ठीक है, तो मैं पीएनएल अकाउंट को डेबिट करके रिजर्व को क्रेडिट कर दूंगा। दैट इज व्हाट इज क्रिएशन ऑफ रिजर्व। ठीक है, लेकिन जरा सोचो, अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, सोचो, मतलब भूल जाओ कि अपन डिबेंचर्स कर रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं। आप समझो कि अपन 11th स्टैंडर्ड की क्लास में बैठे हुए हैं और हमारे पहले 3-4 दिन के लेक्चर्स चल रहे हैं, उसमें अपने को एक इन्वेस्टमेंट की जर्नल एंट्री सिखाई जा रही है। बेटा इन्वेस्टमेंट खरीदो, तो इन्वेस्टमेंट खरीदने की एंट्री क्या होती है बताइए? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ऐसे ही होता है ना। तो सर ये भी एक इन्वेस्टमेंट ही है, ये जो डीआरआरआई दिख रहा है ना, ये भी इन्वेस्टमेंट ही है। तो इन्वेस्टमेंट की एंट्री क्या होगी सर? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। कुछ समझ रहे हो? तो सर सबसे पहले तो मुझे यहां पे इन्वेस्ट करना होगा, कितना? 4.5 लाख। कहां से पता चला सर? अरे सर 15% होना चाहिए। अगर 3 ही लाख है तो 15% नहीं है सर, 15% 7.5 लाख होता है। अगर 3 ही लाख है तो और 4.5 लाख रुपए मुझे इन्वेस्ट करने होंगे। कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो सबसे पहले तो ये करना है मुझे। ओके, दूसरी बात, आपको एक और बात समझना होगा कि सर जी ये चीज तो मैंने कर दिया, ये डीआरआरआई के बारे में तो समझ लिया, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा, ये जो डिबेंचर्स अकाउंट है ये आपको दिया रहेगा ओपनिंग बैलेंस, लेकिन रिडेम्पशन हो रहा है 3, 4, 5 महीने के बाद। जैसे मान लो मेरा ये जो बैलेंस है दिस इज ऑन 1 अप्रैल। ठीक है, लेकिन मैं रिडेम्पशन कर रहा हूं, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, जुलाई के एंड में मैं रिडीम कर रहा हूं। ठीक है, जरा सोच के देखिए एक बार, अगर मैंने 1 अप्रैल का आपको बैलेंस दिया है और उसके बाद 4 महीने मैंने उन डिबेंचर्स को यूज करने के बाद रिडीम किया है, तो सीधी सी बात है 4 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा ना। हाँ जी, तो ये बात का ध्यान रखना है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे दिया हुआ है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको इंटरेस्ट देना होगा फॉर 4 मंथ्स। ठीक है, इसी तरह से सर ये इन्वेस्टमेंट है सर, इन्वेस्टमेंट पे भी मुझे इंटरेस्ट मिलता है। अब ये फर्क आपको समझना होगा, डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना है और इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलेगा। करेक्ट? तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट पे भी सेम चीज, अगर मान के चलो मैंने आपको ओपनिंग बैलेंस देके रखा हुआ है, तो अगर मैं 4 महीने बाद रिडीम कर रहा हूं तो सर 4 महीने तक वो इन्वेस्टमेंट मेरे पास है ना, तो वो 4 महीने का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। हाँ, लेकिन वो इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? 7.5 लाख पे मिलेगा क्या? इन दिस केस सोच के देखो सर, अगर मेरा ओपनिंग बैलेंस ही 3 लाख है तो क्या मुझे इंटरेस्ट 7.5 लाख पे मिल जाएगा? डिपेंड करता है सर ये 4.5 लाख कब इन्वेस्ट किया। अगर शुरुआत में कर दिया तो हाँ 7.5 लाख पे मिलेगा, लेकिन अगर एंड में कर रहे हो तो सर जी जितना पैसा इन्वेस्ट किया है ना उसी पे इंटरेस्ट मिलेगा। समझ रहे हो बात को? जितना इन्वेस्टेड है उसी पे इंटरेस्ट मिलेगा, सब पे नहीं मिलेगा। क्लियर? गया इतना बात दिमाग में सबके? यस, बस अभी यही बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अभी क्वेश्चंस का सामना करना है। ठीक है, चलिए तो अभी आते हैं सबसे पहले 2 इसी तरह के क्वेश्चंस के, सेम टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ज्यादा से ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट करना है तो वो लोग इसमें कोई और चीज को मर्ज कर देंगे, जैसे बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, वो सब मर्ज कर देंगे।
अब उम्मीद करता हूं बोनस शेयर्स राइट शेयर्स अच्छे से आ गया हमें, है ना। तो वैसे क्वेश्चंस भी देख लेते हैं अपन, ठीक है। चलिए आते हैं सर जी, आइए अभी सबसे पहले ये वाले क्वेश्चन में, ठीक है। आप ही के मॉड्यूल से लिया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से सिर्फ हमें फॉर्मेलिटीज मालूम होने चाहिए कि क्या क्या होते हैं रिक्वायरमेंट्स, और उसके मुताबिक मुझे जर्नल एंट्रीज पास करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सर मुझे क्या बोला है, द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अ कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एआईएफआई, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी एंड एचएफसी। अब देखो इससे क्या समझ में आ रहा है, अनलिस्टेड है और एनबीएफसी नहीं है, एचएफसी नहीं है, कुछ नहीं है, अदर्स के कैटेगरी में आ रहा है। अदर्स की कैटेगरी में डीआरआर रिक्वायरमेंट है और डीआरआरआई का भी रिक्वायरमेंट है ना। कितना, 10 एंड 15% रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ओके, तो सर ये बैलेंसेस कब के दिए हुए, 31 दिसंबर 2021। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास 6% मॉर्गेज 10,000 डिबेंचर्स है ऑफ ₹100 ईच, बढ़िया सर। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है, ठीक है, 50,000 का बैलेंस है सर। इसमें इन्वेस्टमेंट भी है सर, डीआरआरआई भी है, इस पे 1,50,000 का बैलेंस है सर, इस पे 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अच्छा अच्छी बात है। बैंक बैलेंस है 9 लाख रुपए, ठीक है। इंटरेस्ट वॉज पेड टिल 31 दिसंबर, ओके ठीक है। नाउ ऑन February 28 हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स को बेच दिया और डिबेंचर्स को पे कर दिया। एक मिनट, ये ओपनिंग बैलेंसेस मुझे 31 दिसंबर के दिए हुए, और मैंने रिडीम कब कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट कब बेच रहा हूं, जैन फेब, 2 महीने बाद, है ना। क्या समझ में आ रहा है सर, डिबेंचर्स पे और 2 महीने का इंटरेस्ट देना होगा, और इन्वेस्टमेंट जो भी ओपनिंग बैलेंस है उस पर 2 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा भी, है ना। यस, ठीक है। राइट अप द कंसर्न लेजर्स एक्सक्लूडिंग बैंक ट्रांजैक्शंस, इग्नोर ट्रांजैक्शन टैक्सेशन, अच्छी बात है सर, टैक्स को इग्नोर करने बोल दिया, बहुत ही अच्छी बात है, हमें अच्छा लगा सर। चलिए, तो लेजर बनाने के लिए कहा गया है, बना लेते फटाफट, ठीक है। चलिए बनाइए। सबसे पहले मैं बना रहा हूं 6% डिबेंचर्स, ठीक है। इसी के बगल में डिबेंचर होल्डर्स का अकाउंट भी बना लेता हूं, ठीक है। एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे अकाउंट मत बनाना, यहां बना रहे ठीक है, एग्जाम में थोड़ा अच्छे से, वहां पे तो पेजेस की कंजूसी नहीं करनी है ना, आईसीएस पैसे लिए अपने से, है ना, तो बिंदास रिसोर्सेज यूज करने का, है ना। आधे आधे पेज में एक एक अकाउंट, ठीक है। अभी फिलहाल अपने रिसोर्सेस लग रहे हैं, अपना रजिस्टर लग रहा है, इसलिए थोड़ा कंजूसी कर लिया, चलता है, कुछ नहीं होता, ठीक है। हाँ ओके, तो मैं यहां अब बना लेता हूं DRR, और उसी के साथ साथ बना लेता हूं DRRI, ठीक है। ओके, इसके अलावा मैं एक और अकाउंट बना लेता हूं, बैंक अकाउंट, नहीं नहीं एक नहीं, और 2 बना लेता हूं मैं, और 2 बना लेता हूं। एक तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है, और एक बना लेता हूं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये सारे अकाउंट बना लिए मैंने। प्रीमियम में रिडीम कर रहे हैं क्या हम लोग, कहीं दिया है क्या ऐसा, हाँ जी सर, प्रीमियम में भी रिडीम कर रहे हैं, वेयर पेड ऑफ एट 101, ₹1 प्रीमियम, ठीक है सर। तो इसका भी अकाउंट बना लेते हैं एक बार। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ठीक है। चलिए सारे अकाउंट फटाफट बना लीजिए और ओपनिंग बैलेंसेस लिखिए। अभी ओपनिंग बैलेंस डिबेंचर्स में है 10,000 इंटू 100, यानी 10 लाख रुपए। हमेशा मैं एक आदत आपको कहूंगा कि मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है, बहुत काम का होता है। देखो मैंने अभी 10,000 इंटू 100 किया, मेरे दिमाग ने कैलकुलेशन करके बता दिया कि 10 लाख है, एंड मैं 100% श्योर हूं कि वो 10 लाख ही है, ठीक है। बट स्टिल मैंने एक बार कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख लिया, ठीक है। ये आदत मैं रखने बोल रहा हूं भाई, आप 100 क्या, आप 1 करोड़% गारंटी क्यों ना हो, श्योर क्यों ना हो कि भाई पूरी दुनिया गलत हो सकती है, भगवान गलत हो सकता है, मैं नहीं हो सकता, इतना भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो। एग्जामिनेशन के 3 घंटे पे ना होते हैं यार, गड़बड़ होते हैं, ठीक है। वो गड़बड़ होते हैं जो जिंदगी में कभी हम नहीं करेंगे, लेकिन वो 3 घंटे में पता नहीं कैसे हो जाता है, ठीक है।
तो इसीलिए मैं सबसे ऑनेस्ट सजेशन आपको दूंगा, कितना भी श्योर रहो, एक बार कैलकुलेटर में ट्राई करके देख लेना यार, कंफर्म कर लो एक बार, फिर लिखो, ठीक है। यस, चलो ओपनिंग बैलेंस लिख लिया हम लोगों ने यहाँ पे। इसके अलावा कह रहे थे कि डीआरआर में भी ओपनिंग बैलेंस है सर। कितना है डीआरआर का ओपनिंग बैलेंस? 50,000 दिया है सर, ठीक है, फटाफट लिख लो। ओपनिंग बैलेंस 50,000, डीआरआरआई का भी ओपनिंग बैलेंस है, कितना है? 1,50,000, ठीक है सर। बैंक का भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, लिख लेते हैं कितना है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस है 9 लाख रुपए, ठीक है। यस, सारे ओपनिंग बैलेंसेस हम लोगों ने लिख लिए। अभी फिलहाल ऐसे शॉर्ट में लिखोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि अपने को जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर अप करने हैं एग्जामिनेशन में, अच्छे से लिखना। अभी थोड़ा सा शॉर्टकट किया चलेगा, ठीक है। चलो सब लोग जल्दी से यहां तक आ जाओ। अगर स्केल पेंसिल यूज करके अगर बना रहे होंगे तो अब तक सब फॉर्मेट ही बना रहे होंगे शायद। जल्दी जल्दी, ठीक है। मैं और 30 सेकेंड्स रुक रहा हूं, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जल्दी बनाओ। ठीक है, चलिए हो गया सबका। अब देखते हैं। तो सर इससे पहले कि मैं रिडेम्पशन प्रोसेस को शुरू करूं, मुझे सबसे पहले क्या करना है? मुझे सबसे पहले देखना है कि डीआरआर और डीआरआरआई के रिक्वायरमेंट प्रॉपर्ली मेंटेन है कि नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं। तो सर डीआरआर होना चाहिए 10%, है ना। अदर्स है यानी डीआरआर तो होना चाहिए 10% ऑफ 10 लाख, है ना। तो 10 लाख का 10% 1 लाख होता है सर। ये तो 50,000 ही ओपनिंग बैलेंस, यानी कम है ना। तो मुझे और रिजर्व क्रिएट करना होगा। कहां से? पीएनएल से। और कहां से? ठीक है, तो पीएनएल अकाउंट से यहां पर और 50,000 का रिजर्व मुझे मेंटेन करना होगा, ठीक है। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। ओके, अब हो गया बराबर 1 लाख, ठीक है। ओके, अब देखो डीआरआरआई 15% होना चाहिए। 10 लाख का 15% 1.5 लाख है सर, ये बराबर है, इसमें कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ओके बढ़िया। अब हम लोगों ने क्या किया? 28 फरवरी को हम इसे रिडीम कर रहे हैं। अरे सर रिडीम करने से पहले इंटरेस्ट तो दे दो। हाँ जी, चलो इंटरेस्ट दे देते हैं। चलो, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। सर कितना इंटरेस्ट देना है? इंटरेस्ट हमेशा कैलकुलेट किया जाएगा ऑन द फेस वैल्यू। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, है ना। तो 10 लाख का 6% कितना आता है? मैं श्योर हूं, लेकिन फिर भी मैं एक बार कैलकुलेट कर रहा हूं। 10 लाख इंटू 6%, 60,000, ठीक है सर, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, 1 0 कम 1 0 ज्यादा हो ही जाता है। तो जरा ध्यान से, 60,000 रुपीज मुझे देना है इंटरेस्ट, ठीक है। चलो दे देते सर, 60,000 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डेबिट और बैंक क्रेडिट। दिस इज व्हाट? दिस इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है। ओ सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक, मेरी गलती। रुक जाना, सुबह सुबह गलती कर दिया सर। हाँ बिल्कुल कर दिया, ठीक है, करेक्ट कर लेते एक बार। सर जी 60,000 साल भर का है, ये तो 2 महीने का इंटरेस्ट नहीं चाहिए ना। तो ये कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 60,000 इंटू 2/12, ठीक है। सो 2/12 कितना आता है देखो, इंटू 2/12, ये होना चाहिए 10,000, ठीक है। सर 10% इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है। 10% इंटरेस्ट मिलना भी तो चाहिए। हाँ जी सर, किस पे मिलना चाहिए? 10 लाख पे? नहीं सर, इन्वेस्टमेंट पे मिलना चाहिए। इन्वेस्टमेंट तो 1.5 लाख का है कि नहीं। तो जो इंटरेस्ट मिलेगा, ये मिलेगा 1.5 लाख रुपए पे 4%। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 4%, ठीक है। 4% इंटू 2/12, ये कितना होता है? 1,000 रुपए। तो इंटरेस्ट मिल रहा है सर। सो बैंक डेबिट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपए, बैंक डेबिट, और
इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट, बैंक 1,000 रुपए। ये कैसे निकाला? ये निकाला 1,50,000 इंटू 4%, 4% क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंटू 2/12। ठीक है, डन। इंटरेस्ट दे दिया, ले लिया, सब हो गया। अब हम लोग डीआरआरआई को बेच के पहले पैसों का बंदोबस्त करेंगे। चलिए तो बेचते हैं। अब क्या क्वेश्चन में दिया है कि इन्वेस्टमेंट को ज्यादा में बेचा, कम में बेचा, ऐसा कुछ भी दिया हुआ है? ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। तो सर फेस वैल्यू पे बेच दिया सीधा सीधा। ठीक है, तो सर इसे बेच दो। बैंक अकाउंट 1,50,000। ठीक है, बैंक के डेबिट में DRRI 1,50,000। ठीक है, ये क्लोज हो गया। ऐसा काटना नहीं है, जस्ट आपको बता रहा हूं क्लोज कैसे करना है। यहां पे टोटल लेके टैली करना है, ऐसा क्लोज आपको करना है एग्जाम में। ठीक है, मैंने फिलहाल के लिए शॉर्टकट में से काट दिया, वो क्लोज हो गया। ठीक है, यस, ये हो गया। इंटरेस्ट कर लिया, फिर डीआरआरआई बेच दिया, पैसे आ गए। पैसे आ गए तो अब रिडेम्पशन प्रोसेस शुरू करते हैं। ठीक है, तो रिडेम्पशन प्रोसेस के लिए डिबेंचर्स अकाउंट को करो डेबिट बाय 10 लाख, है ना। और कहां ले जाओ इसे? डिबेंचर होल्डर्स में, है ना। सर लेकिन कहना है कि मुझे प्रीमियम भी देना है, 1 रुपए प्रीमियम है। अब कितने डिबेंचर्स है सर? डिबेंचर्स तो 10,000 है। सो 10,000 पे 1 रुपए डिबेंचर का प्रीमियम, यानी 10,000 रुपए का प्रीमियम। ठीक है, चलो तो इसे भी डिबेंचर होल्डर्स में क्रेडिट कर देते हैं 10,000 रुपए। ठीक है, तो डिबेंचर होल्डर्स के अकाउंट में क्रेडिट में लिख देता हूं मैं डिबेंचर्स 10 लाख और प्रीमियम 10,000। इतना पैसा हमें देना है डिबेंचर होल्डर्स को। ठीक है, 10 लाख 10,000। क्लियर? चलिए, कहना से डिबेंचर्स क्लोज हो गया, खत्म सर। ठीक है, अगेन द सेम थिंग। हाँ, इसका टोटल लिख के अपन ने एग्जाम में ऐसा लिखना चाहिए। ठीक है, अभी के लिए वैसा किया मैंने। तो डिबेंचर होल्डर्स को पैसे दे देते हैं। चलिए, तो डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक 10 लाख 10,000। डिबेंचर होल्डर्स 10 लाख 10,000 दे दिए पैसे। आप एक फ्लो में देखो, सबसे पहले मैंने देखा कि कानून पूरा हो रहा है कि नहीं, डीआरआर डीआरआरआई। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा डेट ऑफ रिडम्पशन क्या है, वो डेट ऑफ रिडम्पशन तक का इंटरेस्ट का लेन देन देख लिया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बेच दिया, पैसे जुगाड़ जमा लिए। उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स को पेबल दिखा दिया। उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स को पैसे दे दिए। ठीक है, हो गया रिडम्पशन खत्म। अब रिडम्पशन खत्म होने के बाद एंड में क्लोजिंग। ठीक है, चलिए अभी क्लोजिंग करते हैं। कहना ऐसे डिबेंचर होल्डर अकाउंट भी क्लोज हो गया। तो अभी क्या क्या बचा है सर? एक तो ये डीआरआर बचा है। डीआरआर रखने का मतलब है अभी, अरे गए ना भाई डिबेंचर्स। अगर डिबेंचर्स गए तो उसको रख के क्या फायदा? खत्म करो ना भाई उसको। ठीक है, चलो ठीक है सर। तो देखो इसको कहां ट्रांसफर कर दूंगा मैं? इसे ट्रांसफर कर दूंगा जनरल रिजर्व में। कितना है सर? 1 लाख रुपए। वापस ले जाओ उसे। ठीक है, चलिए ये भी क्लोज कर दिया हम लोगों ने। इसके अलावा क्या बचा है सर? बैंक बचा है। इसमें बैलेंस बचेगा, देखिए क्या बैलेंस आ रहा है, इसको लिख दो वहां पे बैलेंस। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इनकम है सर, सॉरी एक्सपेंस है सर, पीएनएल में ट्रांसफर कर दो इसे 10,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये इनकम है, इसे भी ट्रांसफर कर दो पीएनएल में 1,000। और प्रीमियम इसको भी ट्रांसफर कर दो पीएनएल में 10,000। खत्म। क्या बोलते, बहुत हार्ड है क्वेश्चन? आदत की बात है, नथिंग एल्स। ठीक है, एक बार आदत पड़ जाए ना तो इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन हमें लग नहीं सकता। ठीक है, फ्लो को ध्यान में रखना और फ्लो को ध्यान में रखते हुए आपको इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या कर लो, अकाउंट्स बना लो, रिस्पेक्टिव अकाउंट्स देख लो, डीआरआर डीआरआरआई रिक्वायरमेंट है क्या, अगर है तो सफिशिएंट बैलेंस है क्या। अगर सफिशिएंट बैलेंस है बल्ले बल्ले, नहीं है तो पहले बैलेंस लाओ। ठीक है, उसके बाद आप देखो व्हाट इज द डेट ऑफ रिडम्पशन। टिल द डेट ऑफ रिडम्पशन इंटरेस्ट का लेन देन कर लो। इंटरेस्ट का लेन देन कर लिया, फिर बाद में अपने को डिबेंचर होल्डर्स को पैसे देना है ना, तो पैसों का बंदोबस्त करो। पैसे अगर सफिशिएंट नहीं है तो एसेट बेचो, इन्वेस्टमेंट बेचो सबसे पहले तो, बाकी कुछ और करना है तो जहां से भी क्वेश्चन में जैसा दिया है वैसे पैसों का बंदोबस्त करो। पैसे आ गए तो अब डिबेंचर्स को डेबिट करो, प्रीमियम को डेबिट करो, डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट करो, फिर डिबेंचर होल्डर को पैसे दे दो, कैसे? डिबेंचर होल्डर को डेबिट करके बैंक को क्रेडिट कर दो। डन।
लास्ट में क्लोजिंग। सो जो भी डीआरआर है ले जाओ जनरल रिजर्व में, जो भी इंटरेस्ट है, जो भी प्रीमियम है, ट्रांसफर कर दो पीएनएल में, खत्म। कुछ समझा? ठीक है, मैं 2 मिनट का पॉज ले रहा हूं, सब लोग एक बार अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को स्टडी करो। ठीक है, देखो अभी। जमा सबको? इजी छे? बल्ले बल्ले, बड़े आगे। चलो ठीक है, देखो भाई, तो सबसे पहली बात, अपने को ना एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हो सकता है आधा एक पेज का ही दिखे, और ऐसा हो सकता है कि 1.5-2 पेज का दिखे। सर ऐसा कैसे? देखो समझो बात को, ये क्वेश्चन को देख रहे हो कैसा है, सारे डिटेल्स पैराग्राफ फॉर्म में देती है। अगर पैराग्राफ फॉर्म में दिए ना, देन इन दैट केस स्पेस कम कंज्यूम करेगा, ज्यादा से ज्यादा डिटेल कम स्पेस में हो जाएगा, तो आधे से आधे पेज में अपना क्वेश्चन निपट जाएगा। ठीक है, लेकिन यहीं पे यही डिटेल अगर ये लोग बैलेंस शीट के फॉर्म में दे, तो सोच के देखो, बैलेंस शीट में भी आपको प्रॉपर पहले वो नाम दिया है, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज में शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर उसके नीचे आपको उसका ब्रेकअप दिया है, शेयर कैपिटल में ऑथराइज कितना, इशूड एंड सब्सक्राइब कितना, ठीक है, पेड अप कितना, रिजर्व्स एंड सरप्लस में कौन से डिफरेंट रिजर्व्स एंड सरप्लस है, उसके अलावा कुछ नॉन करंट लाइबिलिटीज देना ही पड़ेगा ना, यहाँ पे डिबेंचर्स तो नॉन करंट लाइबिलिटी है, वो देंगे, करंट लाइबिलिटीज देंगे, फिर करंट एसेट्स देंगे, नॉन करंट एसेट्स देंगे। समझ रहे हो क्या हो रहा है?
ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली होगा इतना ही कंटेंट, लेकिन दिखेगा ऑफ 1.5 पेज या इवन 2 पेजेस। ठीक है, तो समझने की कोशिश करो। कभी कभी कुछ बच्चे क्वेश्चन का साइज देख के घबरा जाते, बाप रे 2 पेज का तो क्वेश्चन है भाई, क्या होगा मेरा। अरे यार डिटेल में, वो डिटेल में से क्रिस्प करो ना यार, थोड़े से डिटेल्स ढूंढ के निकालो जो काम के है, बाकी से एवरी दिए हुए डिटेल्स। क्वेश्चन के साइज को देख के कभी भी घबराना नहीं। ठीक है, चलो अब इसी तरह का एक क्वेश्चन देखते हैं कि अगर ये बैलेंस शीट फॉर्म में दिया रहा तो किस तरह से होगा। ठीक है, चलो आ जाते हैं अभी ये वाला। अभी तो पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद अपन वो बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन भी देखते हैं। बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन मैंने यहां पे नहीं दिखाया, उसको मैं डायरेक्टली आप लोग को मॉड्यूल के क्वेश्चन से के फॉर्म में दिखा दूंगा, क्योंकि काफी बड़ा सा क्वेश्चन होगा, तो वो अपन मॉड्यूल में ही डायरेक्टली देख लेंगे। ठीक है, पहले आप लोग एक काम करो, यहां पे आ जाइए, इस क्वेश्चन में आ जाइए। ठीक है, देखते हैं सब लोग देख पा रहे हो। लेट्स गो। The following balances appeared in the books of Paradise Limited. Unlisted company है सर, other than AIFI, banking company, NBFC and HFC. इससे क्या समझ में आया सर? ये अनलिस्टेड है, मतलब अदर्स है ना, यानी इनको DRR और DRRI रिक्वायरमेंट दोनों है। ठीक है, ओके सर। 12% डिबेंचर्स है सर, बढ़िया, 7.5 लाख। बैलेंस ऑफ DRR है 25,000। जरा ध्यान से, सफिशिएंट है क्या? देखो है कि नहीं है? नहीं है, कितना कम पड़ रहा है? 7.5 लाख के डिबेंचर है तो 10% होना चाहिए था, 10% हो रहा है 75,000, और सिर्फ 25,000 है सर, 50,000 कम है, यानी मुझे और DRR 50,000 क्रिएट करना होगा। ठीक है, ओके, एक तो ये हुआ। DRRI है 1,12,500, वो रिप्रेजेंटेड बाय व्हाटएवर, यार उससे मेरे को लेना देना नहीं है, 1,12,500 है। ठीक है सर, एक बार कैलकुलेट करके देखो, 7.5 लाख का 15% होना चाहिए, 7.5 लाख का 15% आता है 1,12,500, बराबर है सर। ठीक है, तो DRRI है। ओके, एनुअल कंट्रीब्यूशन टू द DRR वाज मेड ऑन 31st ऑफ मार्च एवरी ईयर। ठीक है सर, वो भी बना लेंगे अपन। ऑन 31st मार्च 2022 बैलेंस एट बैंक वाज 7.5 लाख बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, यानी वो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट। द इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज्ड एट पार फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन द अबव डेट, यानी रिडेम्पशन हम लोग कर रहे हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, ओके सर। तो अपने को ये सारे अकाउंट्स बनाने हैं, डिबेंचर अकाउंट, DRR, DRRI, बैंक और डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। चलो चलते हैं, बनाओ। डिबेंचर्स अकाउंट जब बनाओगे ना, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिख देना वहां पे। ठीक है, बस 5 ही पूछे, इंटरेस्ट का अकाउंट बनाने नहीं कहा, इसलिए बना भी नहीं रहा हूं मैं। पूछे होते तो बना लेता। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस इन डिबेंचर्स है 7.5 लाख, ओपनिंग बैलेंस इन DRR है 25,000, ओपनिंग बैलेंस इन DRRI है 1,12,500। ठीक है, और बैंक का ओपनिंग बैलेंस है 7.5 लाख। ठीक है, और कुछ दिया है? नहीं सर, बस इतना ही दिया है। अच्छा, अपन रिडम्पशन कब कर रहे हैं? देखो ये बैलेंसेस दिए 1/4/2021 के। ठीक है, और अपन रिडम्पशन कब करने जा रहे हैं? अपन रिडम्पशन कर रहे हैं 31st ऑफ मार्च 2022 को। ठीक है, यस, 31st मार्च 2022 को, यानी पूरे 1 साल बाद, है ना। तो सबसे पहले तो 1 साल का इंटरेस्ट है ना, चलो कैलकुलेट करते हैं। 7.5 लाख रुपए पे 12% इंटरेस्ट कितना आता है? 90,000। ठीक है, तो 1 साल का मुझे यहां पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अच्छा 1 मिनट रुक जाना, रुक जाना, रुक जाना, रुक जाना। इंटरेस्ट के बारे में मुझे कुछ बोला नहीं है यहाँ पे, है ना। ओके, तो देखो अपने को ये जो बैंक बैलेंस दिया है, ये दिया है ऑन 31st ऑफ मार्च 2022, है ना, 31st ऑफ मार्च 2022। ये ओपनिंग बैलेंस जो था ये 2021 के थे, DRR DRRI सभी के।
लेकिन बैंक बैलेंस का जो दिया हुआ है ये 31 मार्च 2022 का दिया है, ठीक है, यानी एंड का दिया है बैलेंस। ओके, तो ये 31 मार्च 2022 का, अच्छा मैंने वो क्लोजिंग बैलेंस में लिखना चाहिए क्या फिर? नो सर, मैं 31 दिसंबर के डेट का बैंक अकाउंट वापस ले आ रहा हूं, तो 31 दिसंबर को 7.5 लाख के बैलेंस के साथ मैं शुरू कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन प्लीज नोट कि यहां पर अगर एक साल बाद का ही मुझे बैलेंस दिया है तो सर हो सकता है मैंने इंटरेस्ट दे दिया, ले लिया, उसके बाद का बैलेंस दिया हो, तो ये कैसे समझ में आएगा? इसके बारे में मुझे डिटेल देना होगा। देखो मुझे क्या कहा है, बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट। बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी अभी तक मुझे इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट नहीं मिला, 7.5 लाख का जो बैलेंस है दैट इज एक्सक्लूडिंग द इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। लेकिन बाकी सबके बारे में नहीं बोला है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि हम लोगों ने डिबेंचर पे इंटरेस्ट दे दिया है, ठीक है। ये अपना एजम्पशन की बात है, सब्जेक्ट टू एजम्पशन, लेकिन मान लेते हैं कि हम लोगों ने डिबेंचर का इंटरेस्ट दे दिया है। आप ये भी एज्यूम कर सकते हो कि नहीं दिया, फिर आपको वो बैंक में लिखना पड़ेगा और एट द सेम टाइम आपको इसके बारे में एक नोट भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं फिलहाल एज्यूम करता हूं कि डिबेंचर पे इंटरेस्ट हम लोगों ने दे दिया है, क्योंकि इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं मान लेता हूं कि दे दिया है। और 7.5 लाख का जो बैलेंस है दैट इज आफ्टर पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब मैं सीधा एंट्री करता हूं फॉर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? सर ये देखिए यहां पर दिया हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है ना। तो सर 1,12,500 पे 10% कितना आता है? 11,250। सो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दो 11,250। ये क्या है? दिस इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहां पे क्लियरली बोला हुआ है कि दिस इज बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो पहले तो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, ये एंट्री कर लिया। अब मुझे क्या कहा गया है कि हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स को बेच दिया एट पार, तो इन्वेस्टमेंट को बेच देते सर। अच्छा उससे पहले डीआरआर, सॉरी मैं डीआरआर तो भूल ही गया डीआरआर बना लेते। चलिए पीएनएल कितना रखना पड़ेगा? 50,000, ठीक है, डीआरआर आ गया। ओके, अब इन्वेस्टमेंट को बेच दो, पैसे आ जाएंगे बाय बैंक 1,12,500, ठीक है, बैंक में डेबिट कर दो DRRI 1,12,500, पैसे आ गए, ये क्लोज हो गया, ठीक है। बस अब रिडीम कर दो सर। रिडीम करते हैं, तो रिडीम करने के लिए क्या करना है सर? इसको ट्रांसफर करना है डिबेंचर होल्डर्स में 7.5 लाख, और प्रीमियम में कर रहे हैं सर 10%। 10% ऑफ 7.5 लाख आता है 75,000। सो प्रीमियम अकाउंट डेबिट 75,000, लेकिन मैं बना नहीं रहा हूं क्योंकि पूछा नहीं है। सो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट में यहां पे लिख देता हूं डिबेंचर कितना देना है मुझे 7.5 लाख, और प्रीमियम कितना देना है मुझे 75,000, राइट? हाँ जी सर, वेरी गुड। सो 8,25,000 रुपीज इन टोटल मुझे डिबेंचर होल्डर्स को पे करना है, ठीक है। ओके सर, पे कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पे टू बैंक 8,25,000 पैसे दे दिए, हो गया सर, डिबेंचर रिडीम हो गया, ठीक है। अब क्या करना है? बैंक का बैलेंस निकाल लेना है, जो भी बैलेंस आ रहा है ये दे दो यहां पे पहले तो 8,25,000, ठीक है, जो भी बैलेंस आ रहा है वो निकालो वहां पे, और उसके अलावा डीआरआर को क्लोज कर दो। कैसे? बाय ट्रांसफरिंग दैट टू जनरल रिजर्व। काय म्हणतात? देखो उसको अच्छे से देखो, एक बार स्टडी करो उस क्वेश्चन को।
ओके, आया सबको? फीलिंग कॉन्फिडेंट नाउ? देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिस, फॉर कॉन्फिडेंस, कि आप लोगों को ये प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, रिमेंबर वन थिंग, जब तक मैं सामने हूं आप लोगों को शायद कंफर्टेबल लगेगा, बहुत फील होगा, अच्छा लगेगा, आपको समझेगा कि यार ये आ रहा है, या अपने दोस्त भाई बंधु भी अगर आजू बाजू में है तो भी आपको समझ में आएगा कि हाँ आ तो रहा है यार, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ठीक है, दिक्कत कब आता है? जब हम अकेले बैठ के सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अकेले बैठ के जरूर ट्राई करना, कहीं ऐसा ना हो कि सीधा वो 3 घंटे पहली बार आप लोग अकेले ट्राई कर रहे हो, उसके पहले तक तो हम लोग किसी न किसी की संगत भी कर रहे थे, या थोड़ा सा भी हट के तो सीधा सोल्यूशन देख रहे थे। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज अंडरस्टैंड, हम लोग आज के डेट पे यूट्यूब के जमाने में है। यूट्यूब के जमाने में अगर मैं छोटे से छोटे प्रॉब्लम में भी अगर फंसा, पट से यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब में हजारों ऑप्शंस आ जाते हैं। तो भाई मेरे दिमाग को कहीं ना कहीं आदत कैसे पड़ रही है, दिक्कत गई देन गो फॉर अ हेल्प। ठीक है, दिमाग हेल्प के लिए डिपेंडेंट हो जाता है कि भाई मेरे को जब तक हेल्प नहीं मिलेगा मेरे को तो चलना ही नहीं आता। समझे बात को? अब वो 3 घंटे में ना यूट्यूब आपके पास है, ना आपके मित्र आपके पास है, ना आपके टीचर आपके सामने है, ना कोई कुछ है। तब दिमाग बेचारा लाचार सा फील करता है, मेरा क्या होगा, मैं तो अनाथ हूं, मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं है। कुछ समझ रहे हो मेरी बात को? तो बेटा ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसको आपको ही संभालना होगा। आपके दिमाग को आदत नहीं पड़ेगी तो वो 3 घंटे में नहीं चलेगा। ठीक है, तो प्लीज अंडरस्टैंड, कोई भी तकलीफ हुआ तो सीधा किसी दोस्त को पूछ लिया, टीचर को पूछ लिया, या यूट्यूब में सर्च कर लिया। ये आदत से बाहर निकलो। जब तकलीफ होती है अपने दिमाग को ये कमांड दो कि भाई तुझे खुद को सोचना है और तुझे खुद को इसका सॉल्यूशन ढूंढ के निकालना है। जब तक ये चीज नहीं करोगे आपको आदत नहीं पड़ेगी, और आदत नहीं पड़ेगी तो आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अकेले बैठ के सॉल्व करो, और बिना किसी झिझक के अटकते हो, ओके दैट्स वेरी नॉर्मल, हर बंदा अटकता है, लेकिन उस अटकने के बाद भी लड़ते रहना है, कोशिश करना है कि मुझे उसका आंसर आ जाए। ठीक है, यस सर। चलिए, तो ये हुआ। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूं एक और क्वेश्चन में। ठीक है, एक और क्वेश्चन, लेकिन यहां से नहीं, मैं आपको ना सीधा मॉड्यूल के क्वेश्चन दिखा रहा हूं। हम लोग एक क्वेश्चन को यहां से देखेंगे। आई थिंक यही वाला क्वेश्चन है, यस यही वाला है। मॉड्यूल का ये वाला क्वेश्चन में आ रहा हूं। जस्ट लुक एट द साइज ऑफ द क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 4 ऑफ योर मॉड्यूल। ठीक है, देखो सर साइज ऑफ द क्वेश्चन कैसा है। बैलेंस शीट दिया हुआ है आपको सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद आपको नोट्स टू अकाउंट दिया हुआ है, और उसके नीचे पैराग्राफ दिया हुआ है। साइज ऑफ द क्वेश्चन इज 1 पेज टू अप्रोक्सीमेटली इवन 2 पेजेस। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ थिंग्स दैट इज गिवन टू अस। लेकिन इसको सॉल्व करने के बाद आपको समझ में आएगा कि यार ये तो हलवा था इस पे तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, ओके, चलिए, अपने को पूछा है जर्नल एंट्रीज। ठीक है, ओके, नाउ व्हाट यू सी हियर, क्वेश्चन को स्टडी करते हैं जरा। देखिए सर, बैलेंस शीट पे मुझे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड्स में हमें शेयर कैपिटल दिया है 2 लाख एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया है 1,20,000। फाइन, सो शेयर कैपिटल का डिटेल मुझे नोट्स में पता चलेगा, रिजर्व्स में कौन से रिजर्व्स है ये भी मुझे नोट्स में पता चल जाएगा। सर कुछ तो भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है सर नॉन करेंट लायबिलिटी में 1,20,000। नाउ दिस नॉन करेंट कैन बी अ लोन, कैन बी डिबेंचर्स, कैन बी एनीथिंग। अब क्वाइट ऑब्वियसली दिमाग में आ रहा है सर वो तो डिबेंचर ही होगा, लेकिन देखते हैं पूरा का पूरा डिबेंचर है कि थोड़ा सा डिबेंचर थोड़ा सा लोन है, ये मुझे नोट्स में पता चलेगा। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल है 1,15,000, अच्छी बात है सर। नॉन करंट एसेट में पीपीएनई है 1,15,000, बस ओके, अच्छी बात है। आजकल ऐसे ही होता जा रहा है यार, ऑनलाइन जमाना आ गया है। ऑनलाइन जमाने की वजह से लोगों के फिजिकल एग्जिस्टेंस कम से कम होने लग गए हैं और ऑनलाइन दुकान ज्यादा चलने लग गया है, इसलिए पीपीएनई के इन्वॉल्वमेंट बहुत धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं अभी। ठीक है, बट एनीवेज अच्छी बात है। करंट एसेट्स में इन्वेंटरी पड़े है सर 1,35,000 के, ट्रेड रिसीवेबल है 75,000 एंड कैश एंड बैंक बैलेंस है 2,30,000, बहुत अच्छी बात है। ओके, अब नोट्स पे मुझे दिखाई दे रहा है ऑथोराइज तो छोड़ दो यार, इशूड एंड सब्सक्राइब। देखो यार ये गड़बड़ करता है इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंस्टीट्यूट हमें मॉड्यूल में दे देता है बेटा चावल कैसा बनाने का, ये देख लो बेटा। ठीक है, और फिर एग्जामिनेशन में सीधा पूछ लेता बेटा बनाओ बिरयानी। अरे भाई मॉड्यूल में तुमने ये दिया और वहां ये कर रहे हो, तो ये गलत है। लेकिन अब क्या करें, देखो मैं बताता हूं यहां पर क्या गलती कर रहा है इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट ने यहां पर नाम क्या दिया, इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड।
अब यही चीज आप एग्जाम में लिख के मार्क्स काट देंगे, बोलेंगे कि क्या यार तुमको इतना भी नहीं आता। अरे यार आप ही ने लिखा है, बोला हम कुछ भी लिखे तुमको आना चाहिए। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लो जरा। इशूड एंड सब्सक्राइब नहीं है वो। इशूड एंड सब्सक्राइब लिखने के बाद उसके नीचे एक और चीज आता है, क्या है वो? पेड अप कैपिटल। याद है सबको? ASIP, ऑथराइज्ड, उसके बाद सब्सक्राइब, उसके बाद इशूड, उसके बाद पेड अप, है ना? तो सब्सक्राइब एंड इशूड इज जस्ट इंफॉर्मेशन, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज पेड अप। तो वहां पे देना चाहिए था एक और फॉर्म में, पेड अप कैपिटल कितना है, नहीं दिया। अब उन्होंने नहीं दिया, आपको सीखना पड़ेगा भैया। ठीक है, ये गलती आप नहीं कर सकते। गेटिंग मी? यस। सो पेड अप कैपिटल इज 2 लाख, सेम है ऐसा अज्यूम कर रहे हैं अपन, है ना सर? तो 20,000 शेयर्स है ऑफ 10 ईच, 2 लाख रुपए के शेयर्स है सर। ठीक है सर, चलेगा, आगे देखते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिर्फ P&L है, अच्छी बात है, पूरा फ्री रिजर्व्स है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में पूरा का पूरा 12% डिबेंचर्स है, अच्छा बढ़िया। पीपीएनई में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, कैश बैलेंसेस में कैश एट बैंक 2 लाख और कैश इन हैंड 30,000, ऐसा दिया हुआ है, चलेगा, ठीक है सर, आगे देखते हैं। एट द एजीएम क्या रिजॉल्व हुआ? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हम ऑप्शन दे रहे हैं टू परचेज ₹10 शेयर एट 15 फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड प्रायर टू द बोनस डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब बोनस भी है, अच्छा देखते हैं। दिस ऑप्शन वॉज टेकन अप बाय ऑल द शेयर होल्डर्स। मतलब ये क्या है? हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को और शेयर्स खरीदने के लिए दे रहे हैं। ये क्या है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? राइट शेयर्स। ठीक है, अब देखो सेंटेंस में वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बेटा आपको मुझे कंफ्यूज करने का है, लेकिन भाई हम हैं, हम कंफ्यूज होंगे तब ना। तुम कोशिश कर लो, हम नहीं होते। चलो आराम से, लेट्स स्टडी। सर एक शेयर 10 रुपए का है, यानी फेस वैल्यू 10, इशू कर रहे हैं 15 में, यानी 5 रुपए प्रीमियम। ठीक है, ओके सर। सर कैसा दिया जा रहा है? फॉर एवरी 4 शेयर हम दे रहे हैं 1, है ना, 1 फॉर 4। उस सेंटेंस को मैंने ब्रेक कर दिया, है ना। ओके सर, कितने शेयर्स है हमारे पास? 20,000। तो 20,000 शेयर्स 1 फॉर 4, यानी कितने राइट शेयर्स का एंटाइटलमेंट मिल रहा है? 20,000 डिवाइडेड बाय 4, कितना आया? 5,000। सर तो राइट एंटाइटलमेंट मिल रहा है 5,000 शेयर्स का, फेस वैल्यू होगा 10 रुपए, लेकिन हम इशू कर रहे हैं 15 रुपए में। ठीक है, ओके सर। दिस ऑप्शन वॉज टेकन बाय ऑल द शेयर होल्डर्स। बहुत ही बढ़िया, तो सीधा सीधा है सर। चलो इसका जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए, दिमाग में लाओ। सर सारे शेयर होल्डर्स ने खरीद लिए, यानी 5,000 शेयर होल्डर्स ने खरीद लिए, 10 का शेयर 15 में खरीदा, यानी मुझे कितने पैसे मिले बताइए? 5,000 शेयर्स इंटू 15, इतना पैसा मिला, यानी 75,000, है ना। बताइए इसका जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए? सर बैंक अकाउंट डेबिट 75,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 5,000 इंटू 10, है ना, 50,000, और बचा हुआ 5 रुपए इस प्रीमियम, सो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना? 25,000। ये हुआ पहला एंट्री। ठीक है, सो द फर्स्ट एंट्री शुड बी ये इन्होंने देखो इनका स्टाइल वो चेंज करते रहते हैं। हमारा स्टाइल है, हम कभी ऐसे करेंगे कभी वैसे करेंगे, मतलब ये इनका फैशन है। ये हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से जर्नल एंट्री लिखते रहता है, भाड़ में गया। ठीक है, ये लोग 50 तरीके करते रहेंगे, हम एक तरीके में स्ट्रिक्ट रहो ना, तो 50 तरीके के चक्कर में हम कंफ्यूज हो जाएंगे। भाड़ में गया ये। आप सीधा सीधा जो एंट्री है ना वही लिखने का। क्या लिखने का? सर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, ये ऐसा ही करते हैं किसी क्वेश्चन में, फिर किसी में कुछ और कर लेते हैं, फिर सडनली उनका मूड बदल गया, फिर कुछ और करते हैं। मतलब एंट्री ना हो गया, इंडिया क्या गवर्नमेंट हो गया, बदलते जा रहा है। तो जो भी है, क्या कहना अभी। चलो भाई, ये चीज को अगर मैं काट दूं ना तो आपको समझ में आएगा कि जो मैंने एंट्री पास किया वही एंट्री इन्होंने भी पास किया। देख लो एक बार। ठीक है, जमा, ये हुआ पहला राइट शेयर्स। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया? 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। ओके, कितने शेयर्स है हमारे पास? हमारे पास है 25,000, है ना, 25,000। सर 20,000 दिख रहा है ना? अरे भाई अभी राइट शेयर्स भी तो दिया है ना, 5,000 शेयर,
तो टोटल कितना हो गया अभी 25,000, है ना। तो बोनस शेयर्स कैसे दिया जा रहा है 1 for 5, है ना। तो 25,000 डिवाइडेड बाय 5, कितने शेयर्स दे रहे हैं हम लोग 5,000 शेयर्स, ठीक है सर। ये फेस वैल्यू पे लिया जाएगा 10 रुपए, तो 5,000 शेयर्स इंटू 10 रुपीज कितना हो गया 50,000। तो 50,000 का बोनस दे रहे हैं। अब एंट्री क्या होनी चाहिए जरा देखिए, हमारे पास पीएनएल है ना। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, कुछ याद आ रहा है ना, देखा है हम लोगों ने। और फिर बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, याद आ रहा है, देख लेते हैं। चलिए सर, अच्छा यहां तो एक चीज और है, अभी अभी हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम आए हैं सर, तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर लो सर, ये 25,000 है ना। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट कर दो 25,000 से, पीएनएल को बचे हुए से डेबिट करो, यानी सर फ्री रिजर्व्स को लास्ट में यूज करो ना, जो हर पर्पस के लिए यूज हो सकता है उसको बचा के रखो, जो लिमिटेड यूज का है उसे पहले यूज कर लो। तो पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से दे दो और उसके बाद पीएनएल से दे दो। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, पीएनएल डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, और फिर बोनस टू शेयर होल्डर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दे दिया। चलिए सर, बोनस शेयर्स भी दे दिया। इसके बाद मुझे रीपे करना है डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 3%, ठीक है सर। अब कंपनी के बारे में जरा देखते हैं क्या दिया है सर। ये अनलिस्टेड कंपनी है अदर देन एआईएफआई, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी एंड एचएफसी, है ना। तो क्या इन लोगों को डीआरआर और डीआरआरआई का रिक्वायरमेंट है सर, बिल्कुल है। तो 10% डीआरआर होना चाहिए। अगर ये होता डीआरआर तो मुझे रिजर्व्स एंड सरप्लस कैटेगरी में दिखता, क्योंकि इट इज आल्सो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, है क्या, नहीं है ना। अच्छा, डीआरआरआई भी होना चाहिए था सर, डीआरआरआई है क्या, देखो तो कहीं नहीं है सर, है ना। तो महान हस्तियों ने डीआरआर डीआरआरआई रखा ही नहीं है, तो रखना पड़ेगा। चलिए, तो डीआरआर पूरा क्रिएट करना पड़ेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स 1,20,000, 1,20,000 का 10% डीआरआर, है ना। तो चलिए डीआरआर बनाते हैं। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर कितना 12,000 रुपए। सो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। अब यहां पे मॉड्यूल में ना इनका सीक्वेंस जरूरी नहीं है कि मैच करे अपने से, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से कर लेने का। तो ये यहां पे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर ये कर लिया। अब इसी तरह से डीआरआरआई भी होना चाहिए 15%। तो 1,20,000 का 15% निकालिए, कितना आ रहा है 18,000। तो इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब इन्वेस्टमेंट खरीदना है ना। सो डीआरआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है 18,000। सो डीआरआरआई अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक 18,000, ठीक है। तो पहले तो हम लोगों ने ये रिक्वायरमेंट पूरा कर लिया। अब यहां पे एक चीज को लेके आपको भी थोड़ा फनी लगेगा, लेकिन जो है सो है सर, अब इन्वेस्टमेंट बेचना भी पड़ेगा ठीक है ना। क्यों इन्वेस्टमेंट क्यों बेचना पड़ेगा, अरे भाई रिडीम कर रहे हैं ना तो इन्वेस्टमेंट किया ही क्यों, अरे वो रिक्वायरमेंट है, कानून है, इसलिए पूरा कर लिया। पहले इन्वेस्टमेंट कर दिया, अभी इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे। चलो सर बेच दो, कितने में बेचोगे, उतने में बेचोगे ना जितने में खरीदा था 18,000 में। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआरआई, ठीक है। डेट्स वगैरह कुछ अलग दिए नहीं है, इसलिए इंटरेस्ट का कोई एंट्री नहीं आ रहा है, लेकिन मैं सीधा यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआरआई। अब इन्होंने इस एंट्री को थोड़ा बाद में किया हुआ है, लेकिन मैं इसे पहले करूंगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआरआई, पहले पैसों का बंदोबस्त करूंगा, उसके बाद ही रिडीम करूंगा ना, ठीक है। तो ये बेच दिया मैंने। अब पैसे आ गए, पैसे आ गए तो डिबेंचर होल्डर्स को पे करने की एंट्री करो, मतलब डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 1,20,000। सर हम लोग 3% प्रीमियम में रिडीम कर रहे हैं, सो 1,20,000 का 3% आता है 3,600। सो प्रीमियम ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 3,600 टू डिबेंचर होल्डर्स 1,23,600 डिबेंचर होल्डर्स को पेबल। फिर इनको पैसे दे दो। पैसे देने की एंट्री क्या करेंगे हम लोग, पैसे देने की एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। ये पैसे दे दिए। अब इसके बाद क्लोज करो। क्या क्या क्लोज करना है, दो चीजें क्लोज करना है। एक तो डीआरआर, डीआरआर को वापस ले जाओ जनरल रिजर्व में, सो डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। और जो प्रीमियम था उसे क्लोज कर दो बाय ट्रांसफर टू पीएनएल, सो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम 3,600। सीक्वेंस इनका थोड़ा अलग था मॉड्यूल के सॉल्यूशन में, ठीक है। अपन अपने सीक्वेंस में चलो, कोई टेंशन नहीं उसमें। ये सारे एंट्रीज सेम डेट पे पास हो रहे, तो कुछ ऊपर नीचे हो गया तो चलेगा, डजंट मैटर। बट फिर भी अपना जो एक दिमाग को एक आदत है ना कि एक फ्लो फॉलो करने का, तो वो फ्लो फॉलो करते हुए चलने का कंफर्टेबली सॉल्व कर पाओगे। फिर कुछ जमा इजी छे, आला मोजा, मतलब डिबेंचर से इजी टॉपिक कोई हो नहीं सकता।
डिबेंचर इशू भी आपने देखा और अभी आप रिडेम्पशन भी देख रहे यस। ये मेरा ध्यान नहीं था, बैटरी डाउन हो गया था, उसकी वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, बट आई थिंक वी आर लाइव अगेन। हाँ जी, चलिए ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, ब्रेक के बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक के बाद हम लोग 3 क्वेश्चंस और देखेंगे। 3 क्वेश्चंस में एक तो मॉड्यूल से ही मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन, और उसके अलावा 2 और क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे विच इज ऑफ द सेकंड वैरायटी ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेबल। तो वो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के केस में कितना कन्वर्ट होकर कितना इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होगा, वो कैलकुलेशन के बेस्ड हमें 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। तो वैसा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ब्रेक के बाद। ठीक है, चलिए तो इट्स 9:25 राइट नाउ। सो हम लोग एक काम करते हैं, 10 मिनट का, या एक काम करो, सुबह सुबह आयो तो भूख लगी होगी सबको, 15 मिनट का ब्रेक रखते हैं। 15 मिनट के बाद कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो 15 मिनट्स के बाद रिज्यूम करते हैं। ऑलराइट, चलिए।
चलिए भाई, सब आ गए? करें कंटिन्यू? लेट्स गो सर। ओके, नाउ बिफोर आई मूव अहेड, हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको समझा देता हूं अबाउट समथिंग कॉल्ड एज कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ठीक है, क्योंकि अभी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स से रिलेटेड ही हमारे सामने क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, देखिए सर, जैसे मान लो मैंने 100 रुपए के डिबेंचर्स इशू किए। ठीक है, ये डिबेंचर्स है मेरे। अब ये डिबेंचर्स कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं। ठीक है, कन्वर्टेबल हो सकते हैं मतलब क्या होता है सर? सर या तो ये पूरा का पूरा या तो पार्शियली कन्वर्टेबल हो सकता है इनटू इक्विटी शेयर्स, यानी या तो ये फुल्ली कन्वर्टेबल होगा या तो पार्टली कन्वर्टेबल होगा। ठीक है, अब फुल्ली कन्वर्टेबल रहा तो क्या, पार्टली रहा तो क्या, चलिए दोनों देखते हैं। फुल्ली रहा, ठीक है, तो सर मेरे पास तो पहले डिबेंचर्स के पैसे आए थे, है ना। अब ये अगर फुल्ली कन्वर्टेबल है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी डिबेंचर अकाउंट को इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दूंगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मुझे सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि कभी कभी हो सकता है कि वो जो कन्वर्जन प्राइस है दैट माइट बी समथिंग डिफरेंट। ठीक है, कन्वर्जन प्राइस माइट ऑल्सो इंक्लूड सम प्रीमियम, तो इन दैट केस मुझे यहां पे थोड़ा सा सिक्योरिटीज प्रीमियम भी दिखाना होगा। मतलब मैंने क्या किया, देखो मैंने डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर दिया इनटू इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अगर ये फुल्ली कन्वर्टेबल रहा तो ऐसा होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है कि सर ये पार्टली कन्वर्टेबल है। अब पार्टली कन्वर्टेबल है तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि सर कितना पार्ट, है ना, कितना पार्ट विल कंटिन्यू टू स्टे एज डिबेंचर एंड कितना पार्ट विल गेट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। सबसे पहले तो ये काम रहेगा। तो अपने को ये पार्ट कन्वर्जन्स के कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमें देने हैं, इसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो वो देखना है अपने को, वो देखेंगे अपन। ठीक है, पार्ट कन्वर्जन कैसे करने का वो देखना है, वो देख लेंगे अपन। ठीक है, लेकिन इसकी जर्नल एंट्री कैसी होगी पहले वो बता देता हूं मैं आपको। तो पार्ट कन्वर्टेबल यानी कुछ पोर्शन विल कंटिन्यू टू रिमेन एज डिबेंचर और कुछ पोर्शन विल गेट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, है ना। अब जैसे मान के चलो मैं कह रहा हूं कि सर 50-50 हो रहा है, 50-50 नहीं, काम करते हैं 70-30 हो रहा है, 70% कंटिन्यूज टू स्टे एज डिबेंचर एंड 30% गेट्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप एक डिबेंचर होल्डर हो और मैंने आपको कन्वर्जन कंपल्शन नहीं किया, ऑप्शन दिया, समझो बात को, आपको मैं बोल रहा हूं कि आपके पास डिबेंचर है और आप चाहो तो इसे कन्वर्ट कर सकते हो इनटू इक्विटी शेयर्स। ठीक है, आफ्टर सर्टेन ड्यूरेशन, मे बी 1 साल 2 साल 3 साल, एज द केस में भी, इस ड्यूरेशन के बाद आपके पास चॉइस है कि अगर आप चाहो तो अपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। तो जरूरी है कि अगर मैंने आपको ये ऑप्शन ऑफर दिया, ये ऑप्शन दिया, तो आप उस ऑप्शन को एक्सरसाइज ही करोगे? सर कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कैन ऐसे सो। तो आपको ये देख लेना होगा कि कितने होल्डर्स ने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज किया है, कितने लोगों ने एक्चुअली उस कन्वर्जन को ऑप्ट किया है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, देखना पड़ेगा हमें वो। ठीक है, फिलहाल अगर मैं जर्नल एंट्री पास करूं तो सर इसके लिए तो कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो कंटिन्यू कर रहे हैं डिबेंचर्स की तरह ही, है ना। लेकिन ये वाले पोर्शन के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे 30% यानी 30 रुपए, तो 30 रुपए के लिए आप डिबेंचर अकाउंट को करोगे डेबिट और वही इक्विटी शेयर कैपिटल और ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटीज प्रीमियम को आपको क्रेडिट करना होगा। ठीक है, तो जर्नल एंट्री वाइज इट इज क्वाइट सिंपल, लेकिन इसके कैलकुलेशन में दिमाग लगाना पड़ेगा, तो उस कैलकुलेशन बेस्ड ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात आपको यह भी ध्यान रखना है कि सर अगर डिबेंचर्स है ना तो उस पर इंटरेस्ट देना होता है ना, लेकिन सर अगर वो इक्विटी शेयर है तो उस पर इंटरेस्ट नहीं देना होता, है ना। तो आपको कन्वर्जन अगर दिया है तो कब कन्वर्जन हुआ वो डेट पे ध्यान देना होगा, और उस कन्वर्जन के डेट तक हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट देना पड़े। अच्छा सर, ये जो कन्वर्ट हुआ है ये किसी डेट पे कन्वर्ट हुआ ना, तो वो कन्वर्जन के डेट के पहले तक डिबेंचर था, बाद में इक्विटी शेयर्स हुआ, तो जब तक कन्वर्जन नहीं हुआ तब तक के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये पोर्शन तो डिबेंचर ही है, इस पे तो आपको इंटरेस्ट हमेशा ही देना पड़ेगा, लेकिन कन्वर्टेड पोर्शन में टिल द डेट ऑफ कन्वर्जन आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा सर। समझ रहे हो बात को? तो ये सब मिला के इंस्टीट्यूट के पास मस्त एक सामग्री हो जाता है मिक्स करने का और घुमाने का, है ना।
तो ऐसे क्वेश्चंस वो फ्रेम कर सकता है। अब यहां पे दो तरह के वैरायटीज आ सकते हैं। एक तो जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में क्या करेंगे, ये सबको लेके वो लोग बहुत डिटेल देंगे, और ये डिटेल में ज्यादा उनको घुमाना नहीं पड़ता, वो सिर्फ डिटेल दे देता है, अपन खुद ही घूम जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये कहानी पहली बात तो समझ में आना चाहिए कि कन्वर्टेबल डिबेंचर मंझे क्या, ये समझा सबको। कन्वर्टेबल डिबेंचर का क्या हुआ ये समझा सबको। नंबर वन तो ये है। नंबर टू, आपको ये कैलकुलेशन, ये जो पार्टली वाला है ना, ये कैलकुलेशन को लेके घुमाएंगे कि भाई इतने डिबेंचर थे, इतना परसेंट कन्वर्टेबल है, इतने लोगों ने ऑप्ट किया, अब बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर्स देने। गेटिंग मी? तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए तो सामना करते हैं। सबसे पहले इसको लिखना है किसी को, ये कुछ मैंने खास लिखा नहीं है। ठीक है, चलिए फिर भी मैं 1 मिनट रुकता हूं, अगर किसी को लिखना है तो लिख लो, उसके बाद अपन कंटिन्यू करते हैं टू क्वेश्चंस। ठीक है, डन। चलिए लेट्स गो। तो ये हो गया सर। ओके, अब मैं आपको ले आता हूं मॉड्यूल के इस क्वेश्चन में। नाउ दिस क्वेश्चन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में मॉड्यूल ने खुद ने भी गलती किया हुआ है सॉल्यूशन में। ठीक है बेटा, आपको तो पता ही है कि ये सारे टॉपिक पहले सीए इंटर में हुआ करते थे, अब सीए फाउंडेशन में आ गए है ना। तो सीए इंटर में कुछ और भी टॉपिक्स हुआ करते हैं, तो वो लोगों ने इस क्वेश्चन को वहां से कॉपी किया, सॉल्यूशन को भी कॉपी किया, फिर उनके ध्यान में आया कि अरे ये वाला क्वेश्चन तो इसमें सो एंड सो टॉपिक ऑफ सीए इंटर भी इंक्लूडेड है, ये तो सीए फाउंडेशन में नहीं है। तो इन्होंने उसमें चेंजेस किए, क्वेश्चन में चेंज किया, आंसर के फिगर्स बदल दिए, लेकिन आंसर का नरेशन बदलना भूल गए। तो जब आप इसका सॉल्यूशन मॉड्यूल में देखोगे तो आपको रिलेटेबल नहीं दिखाएगा, देगा अरे यार मेरे हिसाब से तो ये है, ये नरेशन में तो कुछ और लिखा हुआ है, ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, सॉल्यूशन ऑलमोस्ट चेंज कर दिया, 75% चेंज कर दिया, 25% चेंज करना रह गया। ठीक है, तो उसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना, अपन इसको पूरी तरह से लिख के सॉल्व करके देखते हैं अभी। ठीक है, चलिए रेडी, लेट्स गो फॉर इट, लेट्स सी। सर तो लिब्रा लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी, ओ भाई साहब लिब्रा लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है सर। ओके, रिसेंटली मेड अ पब्लिक इशू इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। क्या क्या अवेलेबल है सर, ये सब दिया हुआ है। नंबर ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशूड 2 लाख। ओके, ध्यान से नंबर्स पे ध्यान देना और डेट पे ध्यान देना। ठीक है, देखो सर कितने शेयर डिबेंचर्स इशू किए हमने, 2 लाख। फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए में इशू किया अपने। सर कन्वर्टेबल पोर्शन इज 60%। डेट ऑफ कन्वर्जन ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू। ओके, ध्यान से डेट के बारे में ध्यान देना है। आगे, डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन वाज 1/5/2021। तो यही डेट से 6 महीने के बाद कन्वर्जन का राइट मिल रहा है आपको। ठीक है, यानी मई पूरा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 6 महीने जब खत्म होंगे, यानी अक्टूबर जब खत्म होगा, यानी 31 अक्टूबर को आपको कन्वर्जन का राइट मिलने वाला है। समझे बात को? ध्यान से देखा क्या हुआ, फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द इशू। ठीक है, उसके बाद सर अलॉटमेंट हाउएवर हुआ है 1621 को, डेट ऑफ अलॉटमेंट इज 1621। ठीक है, ओके,
रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज 15% पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। जाहिर सी बात है सर, इंटरेस्ट तो अलॉटमेंट के डेट से ही दे देंगे, है ना। सो 1/6/2021 से अलॉटमेंट हुआ और वहां से इंटरेस्ट काउंट करना है हमें, ठीक है। वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, सर इस बार इक्विटी के बारे में कह रहे हैं। इक्विटी शेयर्स फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन है 60, जिनका फेस वैल्यू है 10, यानी 10 + 50 ऐसा होगा, है ना। 10 रुपीज अगर फेस वैल्यू है तो 50 रुपीज विल बी द प्रीमियम, करेक्ट, ओके। नंबर ऑफ डिबेंचर्स अप्लाइड इज 2 लाख, ओके, मतलब पूरे के पूरे फुल्ली इश्यूड है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा, ये जब सीए इंटर में ये क्वेश्चन हुआ करता था तो उसमें कैसा था कि 2 लाख में से 1,50,000 के एप्लीकेशन आए थे, और ये हम लोगों ने दिया हुआ था ये अंडर राइटर्स को फॉर कंप्लीशन, ठीक है। अब अंडर राइटर्स ने पूरी तरह से तो हो नहीं पाया, तो अंडर राइटर्स को बचे हुए 50,000 भी लेने पड़े, ठीक है। तो ऐसा सब वो किस्सा था। अब वो अंडर राइटर्स वाला किस्सा आपके सिलेबस में है नहीं, तो इसलिए वो चीज को यहां हटा के उन्होंने क्या कर दिया, यहां बोला कि पूरे 2 लाख शेयर डिबेंचर्स हम लोगों ने इशू किए, अप्लाई किए, ठीक है। सॉल्यूशन में हालांकि उन्होंने एक जगह पे बदलना इसको भूल गए, ठीक है। तो एनीवेज चलो देखते हैं। सर इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली, ओके, ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। Now write down the journal entries for all the transactions arising out of the above during the year 31st March 2022 including cash and bank entries, ठीक है सर। जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला है, चलिए शुरू करते हैं, ओके, आ जाइए। चलिए सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं लिब्रा लिमिटेड, है ना, हाँ जी, लिस्टेड कंपनी है सर, ओके। चलिए तो जरा एक बार एक चीज को लेके सोच के देखते हैं। ये लिब्रा लिमिटेड लिस्टेड कंपनी, कहीं पे बोला है क्या कि एनबीएफसी है या ऐसा कुछ भी है? नहीं, अनलिस्टेड भी नहीं है। तो क्या इनको डीआरआर और डीआरआरआई दोनों का रिक्वायरमेंट है? चलिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। सर हम लोगों ने ये यहां पर जो देखा था, आ जाओ यहां पे वापस देखो, ये जो डीआरआर डीआरआरआई रिक्वायरमेंट देखा था हम लोगों ने, तो डीआरआर एक मिनट मैंने यहां पे गलत लिख दिया है। आपको मैंने कल बराबर बताया था, यहां पर कैसे गलती कर दिया यार। चलो एनीवेज मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, 1 मिनट रुको, ठीक है, 1 मिनट रुक जाना, ठीक है। हाँ ये 15% यहां है भाई, ठीक है, वो वहां नहीं था, मैंने गलत लिख दिया था उसे, ठीक है। सुबह सुबह लिखते वक्त मैंने कुछ गलत लिखा था, यहां पे करेक्ट कर लो उसको। सो वो लिस्टेड कंपनीज में है ना, सो लिस्टेड कंपनीज को डीआरआरआई रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, लेकिन लिस्टेड कंपनीज को डीआरआर का रिक्वायरमेंट नहीं होता, है ना। ओके सर, ये जो कंपनी है ये एक लिस्टेड कंपनी है सर, देखिए जरा ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, ये कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है, लिब्रा लिमिटेड लिस्टेड कंपनी, तो इनको सिर्फ और सिर्फ डीआरआरआई का रिक्वायरमेंट है, डीआरआर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ओके चलिए देखते हैं। लेकिन डीआरआरआई में ना एक और बात होता है, जरा ध्यान से देखना, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट इज फॉर रिडेम्पशन, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में जरा ध्यान से देखना, सर जितना पोर्शन एज डिबेंचर रिडीम होने वाले हैं आगे चल के एज डिबेंचर, उसका ही 15%, पूरे अमाउंट का नहीं। तो यहां पे कन्वर्टेबल है, कन्वर्टेबल में कुछ पोर्शन तो इक्विटी में चले जाने वाला है, वो तो डिबेंचर करके नहीं रहेगा। जो पोर्शन रिडेम्पशन डिबेंचर के फॉर्म में रहने वाला है और आगे चल के रिडीम होने वाला है, उसका ही 15% मुझे डीआरआरआई मेंटेन करना है, ठीक है। अभी देखते हैं, उसको अप्लाई करके देखते हैं। पहले आ जाओ जर्नल एंट्रीज में, है ना, आ जाओ सर, तो चलिए सॉल्व करते हैं। हाँ जी, गिव द हेडिंग जेई शॉर्ट में, ठीक है, लेट्स गो। हाँ जी, सबसे पहले तो सर हमारे पास 2 लाख डिबेंचर्स के एप्लीकेशन मनी आ गए 100 रुपए के हिसाब से, है ना। ओके सर, तो मैं यहां पे एंट्री कर लेता हूं, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, सॉरी आज क्या कर रहा हूं भाई मैं, गलती पे गलती की जा रहा हूं। हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अब कितने आ रहे हैं भाई, टोटल 2 लाख है एट रेट 100, सो 2 lakhs इंटू 100, ये कितना होता है 2 crores,
यस, जीरोस का ध्यान रखना, ठीक है सर। ये हमारे पास एप्लीकेशन आए हैं ऑन 1/5/21 और हमने अलॉट किया है ऑन 1/6/21। सो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट डिबेंचर है ये? अरे हाँ, 15% डिबेंचर, 15% डिबेंचर्स। ठीक है, अब 1/5 हो गया, 1/6 हो गया, ठीक है। कन्वर्शन का राइट मिल रहा है 31 अक्टूबर को, ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने डिबेंचर के पैसे यूज करने शुरू कर दिए। अब हमें क्या बोला हुआ था? हमें कहा गया था कि इंटरेस्ट देना है ऑन एवरी 30 सितंबर एंड 31 मार्च, है ना? तो ठीक है सर, अभी जून हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर पहले आएगा। सो 30 सितंबर को मैं दे देता हूं इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, उससे पहले डीआरआरआई कर लेते हैं। चलो, डीआरआरआई के बारे में वैसे तो कुछ बोला नहीं है, लेकिन हमें अज्यूम करना होगा कि हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है। हालांकि वो रिडेम्पशन के फाइनेंशियल ईयर में किया तो भी चलता है, लेकिन फिर भी हम यहां पे करके रख देते हैं, क्योंकि हमें जब कानून पता है तो कर दो भाई, ठीक है। ओके, तो मैं इसी डेट को यहां पे कर देता हूं सर। कोई भी एक डेट अज्यूम कर लो, 1/5/21। इसके बारे में अपने को बोला है क्या? एक मिनट में देख लेता हूं, इन्वेस्टमेंट कब किया है, कुछ बोला है क्या अपने को कहीं? देखो तो नहीं, इन्होंने इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ कहा ही नहीं है, ठीक है। तो हम एक नोट लिख देंगे कि हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, क्योंकि इन्होंने बोला नहीं है कि इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन अपन अज्यूम कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है। तो यहां पर एक नोट लिख देंगे, लेट अस अज्यूम 1/6/21 को इन्वेस्ट किया अपन ने। सो DRRI अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। प्रश्न ये उठता है कि अमाउंट कितना ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सर, डिबेंचर्स का कितना पोर्शन कन्वर्जन का किया जा सकता है? 60%, है ना? और अपने को वहां पर कहीं बोला है क्या कि कुछ लोगों ने कन्वर्जन के लिए ऑप्ट नहीं किया? ऐसा कहीं पे बोला है क्या? देखो तो, कहीं बोला है क्या कि कुछ ही लोगों ने ऑप्ट किया है, कुछ लोगों ने ऑप्ट नहीं किया? ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं सर, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा। ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, मतलब मान लो कि सभी लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऑप्ट सभी लोग कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो भी डिबेंचर का अमाउंट है उसका 60% तो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इक्विटी शेयर्स। यानी डिबेंचर करके रह कितना जाएगा? 40%, करेक्ट। चलो, तो मैं यहां पे लिखता हूं 40% ऑफ 2 करोड़। सो 2 करोड़ इंटू 40%, ये डिबेंचर करके रह जाएगा, एंड में इतना ही रिडीम करना है, ठीक है। तो इसी अमाउंट का मुझे 15% डीआरआरआई मेंटेन करना है। चलो देखो, 2 करोड़ इंटू 40% आता है 80 लाख, इसका 15% आता है 12 लाख, है ना? तो आई नीड टू इन्वेस्ट 12 लाख। गॉट इट? कर दिया ये इन्वेस्ट। अब इंटरेस्ट देने की बारी आ रही है। 38 सितंबर 2021 को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसे दे देते हैं। तो सर जी, अभी तो फिलहाल डिबेंचर ही है ना, अभी तक कन्वर्जन हुआ नहीं है, तो मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ऑन फुल 2 करोड़, ठीक है, इंटू 15%, ठीक है, 15%। लेकिन एट द सेम टाइम जरा ध्यान से देखना, ड्यूरेशन क्या है, इंटरेस्ट कब से देना है? फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट 1/6। सो 1/6 यानी जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 4 महीने, है ना? तो मुझे इंटरेस्ट कितने महीने का देना है? 4 महीने का देना है, ठीक है। करो कैलकुलेट, 2 करोड़ इंटू 15% इंटू 4/12, ये आ रहा है 10 लाख, शायद से आ रहा है क्या? देखो तो, दे दिया इंटरेस्ट। ओके, 30 सितंबर हो गया।
अब इसके बाद 31 अक्टूबर 21 को हमने डिबेंचर्स को कन्वर्ट किया। ओके चलिए, तो आराम से इसका कैलकुलेशन भी अपने को देखना पड़ेगा। सर वैसे तो 2 करोड़ का, एक काम करते रुको, इसका ना वर्किंग नोट ही बना लेता हूं मैं अलग से, है ना, इट विल बी बेटर। ओके तो मैं एक वर्किंग नोट बना रहा हूं, ठीक है, यस। तो इस वर्किंग नोट में सबसे पहले मैं देखता हूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स इज 2 करोड़, ठीक है। अब इसके नीचे लिखता हूं कन्वर्टेबल पोर्शन इज 60%, है ना, तो ये आता है 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, ठीक है। नाउ इश्यू प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है सर, 60, ये है 10 + 50, ऐसा है, ठीक है। देयरफॉर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड, कितने इक्विटी शेयर्स इशू करने होंगे सब, 1 करोड़ 20 लाख, ठीक है, डिवाइडेड बाय 60, यानी 2 लाख इक्विटी शेयर्स देने पड़ेंगे सर अपने को, ठीक है। इसमें शेयर कैपिटल होगा 2 लाख एट रेट 10 एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा 2 लाख एट द रेट 50। चलिए निकालिए कितना आ रहा है, यह आ रहा है 20 लाख रुपए और ये आ रहा है शायद से 1 करोड़, ठीक है। चलिए अब इसकी जर्नल एंट्री लिख लेते हैं हम लोग। सर जी जर्नल एंट्री फॉर दिस, है ना, डिबेंचर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, ओके, 31 अक्टूबर को, लेट्स पास द एंट्री, ठीक है। आ जाइए, तो यहां पे लिखिए 15% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, 1 करोड़ 20 लाख। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो 15% देख के सर 15% कन्वर्ट करना है क्या, अरे भाई 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 1 करोड़ 20 लाख, तो 15% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 1 करोड़ 20 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 करोड़, ठीक है। नरेशन में वर्किंग नोट का रेफरेंस दे देना, ठीक है। वर्किंग नोट दिखाओ, अब इस वर्किंग नोट के ऊपर भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हाँ, कितने नंबर ऑफ शेयर्स देने हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी अभी देखते हैं अपन, ठीक है। चलिए डन, चलिए ये कन्वर्जन हो गया। अब कन्वर्जन हो गया तो शेयर्स में कन्वर्ट हो गया, अब रुके रहेंगे यार, अब क्या करना है, अब ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक ही एंट्री आएगा और वो होगा ऑफ इंटरेस्ट, है ना। डीआरआर को तो रिक्वायरमेंट है नहीं, तो वो छोड़ दो। तो सर एक और एंट्री होगा कब, 31 मार्च 22, ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब इंटरेस्ट कितना, ठीक है। चलिए इसके लिए मैं वर्किंग नोट 2 बना लेता हूं। नंबर 1, वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। आराम से देखिए
सर जितना भी डिबेंचर जितने पीरियड के लिए था उतने पीरियड के लिए अपने को इंटरेस्ट देने का है, ठीक है। अब वैसे मेरे पास तो 2 करोड़ के डिबेंचर्स थे, लेकिन ये 2 करोड़ में से 1 करोड़ 20 लाख के जो डिबेंचर्स थे वो तो कन्वर्ट हो गए सर। एक मिनट, ये 1 करोड़ 20 लाख के डिबेंचर को कन्वर्ट कब किया अपन ने? 31 अक्टूबर को। और मैंने इंटरेस्ट कब तक पे किया हुआ था? 30 सितंबर, तो है ना। तो अगर सितंबर तक इंटरेस्ट दिया था, फिर अक्टूबर का पूरा 1 महीना खत्म होने के बाद मैं इन लोगों को कन्वर्ट कर रहा हूं। तो सर कहना है से कि 1 महीने तक तो पूरे 2 करोड़ के मेरे पास डिबेंचर्स थे, है कि नहीं? लेकिन उसके बाद ये कन्वर्ट हो गए, उसके बाद मेरे पास सिर्फ 80 लाख के डिबेंचर्स बचे, है ना। तो जरा ध्यान से, मुझे इंटरेस्ट कैसे देना चाहिए? इंटरेस्ट कहना से 2 करोड़ पे देना चाहिए एट द रेट 15% फॉर 1 मंथ। 1 मंथ तक तो पूरे 2 करोड़ के डिबेंचर थे ना, लेकिन उसके बाद ये सिर्फ 80 लाख के ही डिबेंचर रह गए। आने वाले 5 महीने के लिए 1 करोड़ 20 लाख तो कन्वर्ट हो गए, अब तो 80 लाख ही बचे। तो 15% ऑफ 80 लाख फॉर 5 मंथ्स। नहीं समझे सर? देखो आराम से समझने की कोशिश करो। सर 30 सितंबर तक तो हम लोगों ने सबको इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है। तो अब 30 सितंबर तक खत्म होने के बाद की कहानी शुरू हो रही है, ठीक है। 1 अक्टूबर से कहानी शुरू हुई। तो 1 अक्टूबर को मेरे पास 2 करोड़ रुपए के डिबेंचर थे, वो चले कब तक? 31 अक्टूबर तक। 31 अक्टूबर को मैंने 1 करोड़ 20 लाख के डिबेंचर को कन्वर्ट कर दिया इनटू शेयर्स, है ना। यानी ये 1 महीने तक पूरे 2 करोड़ के डिबेंचर थे, ठीक है। यहां से क्या हो गया? 1 करोड़ 20 लाख शेयर्स में कन्वर्ट हो गए, यानी कितना बच गया? 80 लाख। तो यहां से आने वाले 31 मार्च तक, यानी नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 5 महीने तक ये डिबेंचर रहे, है ना। कितना? 80 लाख। सर तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 महीने तक के लिए मेरे पास पूरे 2 करोड़ के डिबेंचर थे, और उसके बाद 5 महीने के लिए मेरे पास सिर्फ 80 लाख के ही डिबेंचर रह गए। तो सर 2 करोड़ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा फॉर 1 मंथ, और बचे हुए 5 महीने के लिए सिर्फ 80 लाख पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अब आया? चलो कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है। 2 करोड़ पे 15% इंटू 1/12, ये आ रहा है 2.5 लाख, और 80 लाख पे 15% इंटू 5/12, ये आ रहा है 5 लाख। सब मिला के हो गया 7.5 लाख, ठीक है। चलिए एंट्री कर दो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 7.5 लाख टू बैंक अकाउंट 7.5 लाख। वैसे एक और लास्ट एंट्री आना चाहिए 31 मार्च को, एंड व्हाट इज दैट? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। क्लोज करना है ना। लेकिन कितना सर? 10 प्लस 7.5, 17.5, है ना। सो 17.5 लाख से पीएनएल अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। आया मजा? कुछ समझा मैंने क्यों स्टार मार्क कराया था इस क्वेश्चन को? ठीक है। देखो आदत आदत की बात है, इसको अगर कोशिश कर लोगे ना तो समझ में आ जाएगा आपको। अच्छा मैं साथ ही साथ ये भी बता दूं, मैंने जो मॉड्यूल के बारे में बताया था ना कि कुछ गलती हुई है। अब देखो यहां पर अपने पहला वाला एंट्री देखो जो अपन ने किया था, इधर नरेशन को देखो क्या लिखा है, ऑब्जर्व करो। देखो नरेशन में क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर 1,50,000 शेयर्स। भाई एप्लीकेशन तो 2 लाख शेयर्स के डिबेंचर्स कहते हैं ना, सॉरी शेयर्स नहीं डिबेंचर्स, है ना। अब देखो इधर देखो नीचे क्या लिखा है, अलॉटमेंट ऑफ 1,50,000 डिबेंचर टू एप्लीकेंट्स एंड 50,000 डिबेंचर्स टू अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स कहां से आ गए सर? क्वेश्चन में तो कहीं थे नहीं। ठीक है, तो वही है, ये गलती हुई है, कॉपी पेस्ट एरर। उन्होंने वहां से तो कॉपी कर लिया, फिर बाद में बोले नहीं नहीं चेंज करते हैं, चेंज करके कुछ जगह चेंज कर दिया, कुछ जगह नहीं किया। अब देखो ना यहाँ पे अगर ये 150,000 इंटू 100 कर रहे हैं तो यहाँ पे तो 1 करोड़ 50 लाख आना चाहिए ना, वहां पे 2 करोड़ लिखा हुआ है, मिसमैच। ठीक है, तो मेरा ऑनेस्ट एडवाइस यही रहेगा, मॉड्यूल का सॉल्यूशन मत देखना। मॉड्यूल का सॉल्यूशन देखोगे तो घूम जाओगे, सर इधर कुछ कह रहे उधर कुछ कह रहे, कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो अपना सॉल्यूशन लिखो, मॉड्यूल का सॉल्यूशन मत देखो। ठीक है, बाकी पूरा आपका मैच हो जाएगा। ठीक है, चलिए बस एक एंट्री उन्होंने नहीं किया पीएनएल में ट्रांसफर करने का, अपन कर देंगे। ठीक है,
जमा? यस सर। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं एक लास्ट कैटेगरी में, लास्ट वैरायटी में, बहुत ही आसान वैरायटी है। ठीक है, बस इस कैटेगरी में क्या होगा, एक 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो आएगा, जिसमें आपको बोला जाएगा कि सर कन्वर्टेबल डिबेंचर है, अब बताइए कि कितना नंबर ऑफ शेयर्स हमको इशू करना है। ठीक है, चलो देखते हैं सर क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम की तरह क्वेश्चन होगा। मेन थिंग इन दिस क्वेश्चन इज इंटरप्रिटेशन। सॉल्व करना बहुत आसान है, बस इंटरप्रेट सही कर लो। ठीक है, चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है। A company had issued 20,000 13% debentures of 100 each on 1st of April 2021. The debentures are due for redemption on 1st of July. Okay. The terms of issue of debentures provided that they were redeemable at a premium of 5% and also conferred option to the debenture holder to convert 20% of their holding into equity shares, जिनका नॉमिनल वैल्यू होगा 10 लेकिन एट अ प्राइस ऑफ 15। ठीक है, यानी 5 रुपए का प्रीमियम। डिबेंचर होल्डर्स होल्डिंग 2500 डिबेंचर्स डिड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन। ये पढ़ना पूरा, ये नॉट को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं कि डिड ऑप्ट फॉर द ऑप्शन। अरे भाई वो डिड नॉट है। इन टोटल हमारे पास 20,000 डिबेंचर्स थे। ठीक है, जिसमें से 2,500 डिबेंचर्स जिनके पास है, इन लोगों ने ऑप्ट नहीं किया फॉर कन्वर्जन। ठीक है, यानी 17,500 डिबेंचर होल्डर्स ने ऑप्ट किया फॉर कन्वर्जन। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी अलॉटेड टू द डिबेंचर होल्डर्स एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन टू द मैक्सिमम। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, अब प्लीज अंडरस्टैंड, इसको मैं लिखूं कैसे, इसका प्रेजेंटेशन कैसे करूं, इसके कम से कम 8 से 10 अलग अलग वैरायटी हो जाएंगे। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं वैसे भी लिख सकता हूं, मैं वैसे भी लिख सकता हूं, मैं वैसे भी लिख सकता हूं, मैं कैसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि ये फॉर्मेट नहीं है सर। इट इज माई राइटिंग, मैं लिख रहा हूं कि मैं इसे कैलकुलेट कैसे कर रहा हूं। अब मेरा तरीका कुछ और हो सकता है, आपका कुछ और हो सकता है, किसी और का कुछ और हो सकता है। तो यहां इस चक्कर में जितना यूट्यूब गिरी आप करोगे, उतना यूट्यूब गिरी में आपके पास ऑप्शन अलग अलग आएंगे। फिर अपन देखेंगे ये अरे भाई मैं कौन सा ऑप्शन लगाऊं, एवरेज आउट निकालोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो मत करो भाई, हर चीज में यूट्यूब गिरी मत किया करो। यूट्यूब कभी कभी बेवकूफ बना देता है, यूट्यूब कभी कभी हमें कंफ्यूज भी कर देता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, एक तरीके से जाओ और उसी तरीके को कंटिन्यू करो। ठीक है, चलिए आराम से जरा समझने की कोशिश करते हैं। सर मुझे क्या पूछा है, सबसे पहले वो देखो, कैलकुलेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी अलॉटेड, इतना ही पूछा है ना। ठीक है सर, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के लिए मुझे उस पोर्शन पे ध्यान देना है जितना कन्वर्ट हुआ है। ओके, तो मैं यहां पे सबसे पहले लिखता हूं नंबर ऑफ डिबेंचर्स। कितने सर, 2 लाख। ठीक है, इसके नीचे लिखता हूं डिबेंचर होल्डर्स नॉट ऑप्टेड फॉर कन्वर्जन। कितने जनों ने ऑप्ट नहीं किया, 1 मिनट, सॉरी मैंने 2 लाख लिखा है ना, मेरी गलती 20,000। हाँ, कितने जनों ने ऑप्ट नहीं किया, 2,500। इन्होंने ऑप्ट नहीं किया, यानी 17,500 डिबेंचर होल्डर्स ने ऑप्ट किया है, ऑप्टेड फॉर कन्वर्जन। ठीक है, ओके। वैल्यू ऑफ अबव @100 ईच निकाल लेते हैं। सर 17,500, मेरा कंसर्न सिर्फ ये 17,500 से, वो 2,500 से तो है नहीं। मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने हैं, तो जिन्होंने ऑप्ट किया है फॉर इक्विटी शेयर्स कन्वर्जन, मैं सिर्फ उतनों में ध्यान दे रहा हूं। 17,500 इंटू 100, सर तो इनका वैल्यू आ रहा है 17,50,000। ठीक है, ओके। सर इनको हम लोग को प्रीमियम में रिडीम करना है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। सर कितना प्रीमियम है सर, @5%। निकालो 5% कितना आ रहा है, इंटू 5%। सर 87,500। तो सब मिला के इनको कितना देना है, सब मिला के इनको देना है 18,37,500। ठीक है, ओके। रिडेम्पशन अमाउंट, ओके, यस। अब इनको हम दे दे रहे हैं शेयर्स। ठीक है, चलो तो यहां पे मैं लिखता हूं इशू प्राइस
अच्छा एक मिनट, इनको शेयर्स पूरा नहीं दे रहे, इनका कन्वर्टेबल पोर्शन भी कुछ अलग है ना। देखो कितना दिया है हमें, 20% ऑफ देयर होल्डिंग कैन बी कन्वर्टेड, तो मैं यहां लिखता हूं कन्वर्टेबल पोर्शन 20%। ठीक है, इसका मतलब यह होता है कि जो भी आपका वैल्यू है उसका 20% ही शेयर्स में कन्वर्ट होंगे, बाकी जो वैल्यू बचा वो पैसे देने होंगे आपको। ठीक है, यस। सो ये 20% निकालो, कितना आ रहा है, इंटू 20%, ये आ रहा है 3,67,500। ठीक है, कन्वर्जन वैल्यू। ओके, अब व्हाट इज द इश्यू प्राइस पर शेयर। कहने से हमें 15 रुपए कहा गया है, एक शेयर 15 रुपए का है। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड, ठीक है, 3,67,500 डिवाइडेड बाय 15, देखो कितना आ रहा है, 24,500। इतने शेयर्स हमें इशू करने हैं। ठीक है, आ गया मेरा आंसर। क्या किया हम लोगों ने, हमने सबसे पहले देखे कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स थे, कितने जनों ने ऑप्ट किया, पहले तो उसमें आ गए, है ना। ऑप्ट जो किया उनका वैल्यू निकाला, प्रीमियम वगैरह ऐड करके कितना टोटल पैसा देना है वो देख लिया। अब इस टोटल पोर्शन का भी पूरा का पूरा कन्वर्टेबल नहीं है, तो जितना कन्वर्टेबल है उतना कैलकुलेट किया, 20% कन्वर्टेबल है तो वो निकाल लिया। फिर हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक शेयर कितने रुपए का माना जाएगा, 15 का माना जाएगा, सो डिवाइडेड बाय 15, इससे पता चल जाएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड। क्या समझे, इजी। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नथिंग एल्स। ठीक है, चलो इमीडिएटली मैं एक और बता रहा हूं, इसको आप लोग अपने हिसाब से लिखते हुए चलना। मैं जानता हूं अभी आप लोगों में से सबका लिखना नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इमीडिएटली दिमाग का चलना मेरे ख्याल से जरूरी है। एक बार देख लेते हैं अपन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आराम से इसको लिखते रहना। ठीक है, देखिए वीडियो आपके पास ही रहेगा तो आप आराम से उसको लिखना। ठीक है, देखो अभी क्या दिया है। सर XYZ लिमिटेड हैड इशूड 1000 डिबेंचर्स। ओके, नंबर ऑफ डिबेंचर्स 1000। ठीक है, 12% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। ठीक है सर, ऐसा दिया है। अब देखो क्वेश्चन में कभी कभी क्या करेंगे, वो अलग अलग तरह से हमें देंगे क्वेश्चन, ताकि घुमाने की कोशिश की जा सके। हमें नहीं घूमना है, हमें समझ लेना है। ओके, According to the terms and conditions of the issue, these debentures were redeemable at a premium of 5%. अच्छी बात। The debenture holders also had the option at a time of redemption to convert 20% of their holding into equity shares of rupees 10 each at a price of 20. Issue price कितना माना जाएगा, 20। ठीक है, ओके। Debenture holders amounting to 20,000, मतलब इसके पहले देखो वहां पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स की भाषा में कहा था, अब क्या कर रहे हैं ये लोग, अमाउंटिंग टू 20,000। ठीक है सर, ऑप्टेड टू गेट द डिबेंचर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं पहले इनका @100 है ना, तो इनका वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट कर लेता हूं पहले ही। ठीक है, @100 कितना होता है सर, 1000 इंटू 100 कितना हुआ, ये हुआ 1 लाख। ठीक है, सो इसमें से जो ऑप्ट नहीं किए, मैं यहां पे अभी शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप लोग लिखो डिटेल में। जो ऑप्ट नहीं किए और जिन्होंने ऑप्ट किया उनको मैं लिखता हूं। देखिए कितने जनों ने ऑप्ट किया है, ऑप्टेड है 20,000 वाले, यानी 20,000 वालों ने ऑप्ट किया है, यानी 80,000 वालों ने ऑप्ट नहीं किया। मेरा कंसर्न तो उनसे है जिन्होंने ऑप्ट किया। तो सर 20,000 वैल्यू वाले लोगों ने ऑप्ट किया है। ओके सर, अब इनको मुझे कितना देना है, 5% प्रीमियम देना है। तो 5% प्रीमियम यानी कितना आता है, 1000 रुपए, यानी इनको 21,000 देने हैं। ठीक है, ओके। कन्वर्टेबल पोर्शन, क्या पूरा का पूरा कन्वर्टेबल है 100%? नो सर, कन्वर्टेबल पोर्शन इज ओनली 20%, सो 20% कन्वर्टेबल है ना। सो कन्वर्जन अमाउंट क्या आ गया, 4,200। What is the issue price? Issue price माना गया है 20. So number of shares to be issued कितना होगा, 4,200 डिवाइडेड बाय 20, कितना आ रहा है ये, 210 शेयर्स।
बस इतना सा कैलकुलेशन। अब ये क्वेश्चन मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग कॉपी करो, आप लोग इसी को कॉपी करो, लेकिन अगला क्वेश्चन मैंने आपको इस बीच में दिखा दिया, ठीक है, ताकि उस क्वेश्चन को आप लोग खुद अपने दम पे ट्राई कर पाओ, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको। बाकी क्या बोलते हैं, डिबेंचर जमा सबको इजी था कि नहीं बताइए आप। ये एंड वाला पार्ट थोड़ा प्रैक्टिस जरूर लगेगा, लेकिन अदरवाइज अगर ओवरऑल डिबेंचर की बात करूं और उसके ऊपर अगर क्वेश्चन आए तो मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि इट इज बोनस टॉपिक फॉर अस, है ना, आने चाहिए कि नहीं उसके मार्क्स। वेरी गुड, ठीक है। चलिए तो लिख लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके आराम से इसको लिखिए, ठीक है। दैट्स इट। चलिए तो मैं यहां पे इसको अभी एंड कर देता हूं। ओके, मिलते हैं इसके बाद अगले सेशन में, लेकिन इससे पहले एक बात याद रखना, आपके पास आज का दिन है और कल आपका टेस्ट है, याद है, कल आपका सबसे पहला टेस्ट है। तो कल के बाद हम लोग परसों मिलेंगे विद अ न्यू टॉपिक, लेकिन हाँ कल तक आप लोग प्लीज अच्छे से तैयारी कर लो अभी तक के टॉपिक्स के, ठीक है। अभी तक के टॉपिक्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम लोगों ने कर लिए, उनका टेस्ट है, उसको ईमानदारी से आपको देना है, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, मैं इसको एंड कर रहा हूं, वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। चलो ओके, तो मिलते हैं अभी हम लोग सीधा मंडे। ओके।